पुस्तक 28 अध्याय 31 शून्य तलवार क्षेत्र। जी निंग ने तेजी से अपना रास्ता बनाते हुए राक्षसों के रसातल की 31वीं मंजिल तक पहुंच गया। अरे अब तक रसातल एक ऐसी जगह थी जो भयावह आभा और नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। निंग अचानक फूलों और पक्षियों से भरे एक तल पर पहुंचकर कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। एक ऐसा तल जो लगभग किसी अलौकिक स्वर्ग जैसा था। फुश, दूर से एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति निंग की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर 3 तलवारें थीं, एक बैंगनी मूठ वाली, एक सुनहरे मूठ वाली और एक सफेद मूठ वाली। उससे एक क्षणिक बहती हुई आभा निकल रही थी जो आकाश में बादलों जैसी थी। निंग के चेहरे पर तुरंत गंभीरता उभर आई। उसे तलवार के दाव के 3 महागुरु बाहर मारे गए थे। वह हट्टा कट्टा आदमी जो उस गहरे नीले रंग की महान तलवार को पकड़े हुए था, नेता था, जबकि बाकी 2 शाश्वत सम्राट उसके अनुचर थे। एक ने नीला कवच पहना हुआ था, जबकि दूसरा बिल्कुल निंग के सामने आए इस सफेद वस्त्रधारी आदमी जैसा दिख रहा था। रूप, चाल ढाल, तलवार की आभा, सब कुछ एक जैसा था। डार्क नॉर्थ, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने कहा। नमस्कार वरिष्ठ, निंग ने झुककर प्रणाम किया। सफेद वस्त्रधारी आदमी की आंखों में गर्मजोशी थी। उसने निंग को गौर से देखा और फिर मुस्कुराया। तुम मेरे दूसरे भाई को मात दे पाए, इसका मतलब है कि तुम शायद काफी मजबूत हो। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा दूसरा भाई नहीं हूँ। बोलते बोलते उसने अपनी पीठ से बैंगनी और सुनहरी तलवारें निकाल लीं। सफेद तलवार अपने आप म्यान से बाहर निकल आई और सफेद रोशनी की एक धार में बदल गई जो उसके बगल में तैरने लगी। सावधान रहो वरिष्ठ। निंग का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसने अपने 3 सिर 6 भुजाएं प्रकट किए, फिर अपने 6 बैंगनी रत्न निकाले। धमाका, निंग की आंखों में एक तेज रोशनी कौंधी। जैसे ही उसकी दाव बिजली और दाव पानी अचानक फूट पड़े, आकाश में गर्जना करते हुए और अपने चारों ओर 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को ढकते हुए। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति निंग के काफी करीब खड़ा था और स्वाभाविक रूप से उसमें लिपटा हुआ भी था। बिजली पानी यिन यांग तलवार क्षेत्र में सचमुच अद्भुत शक्ति थी और वह लगातार उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमले कर रहा था। सफेद वस्त्र पहने वह आदमी बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर भी उसके शरीर के चारों ओर से निकलती धुंधली तलवार जैसी रोशनी किसी बादल या धुंध की तरह थी जो आसानी से आने वाले सभी हमलों को अपने में समाहित कर लेती थी और उन्हें पीछे धकेल देती थी। अरे अच्छा नहीं, निंग का दिल बैठ गया। नीले कवच वाले आदमी को मेरे क्षेत्र से अपनी रक्षा के लिए तलवारों की रोशनी का घेरा बनाने के लिए उन 9 भौतिक तलवारों का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन ये सफेद वस्त्रधारी आदमी, उसकी तलवार की नीयत की रोशनी ही उसे मुझसे आसानी से बचाने के लिए काफी है। जाहिर है उसकी रक्षात्मक क्षमता नीले कवच वाले आदमी से कहीं बेहतर है। निंग का अनुमान सही था। नीले कवच वाले आदमी की विशेषता आक्रमण और संहार में थी। निंग के पास रक्षा के 2 सर्वोच्च दाव थे, यिन यांग तलवार क्षेत्र और 16 तलवार आशय, और केवल उनके संयोजन से ही वह आक्रमण का सामना कर पा रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि नीले कवच वाले आदमी के हमले कितने भयंकर थे। इसके विपरीत सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अधिक शांत और सौम्य लग रहा था। सम्राट तलवार, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया जब उसने बैंगनी तलवार से निंग की ओर वार किया। यह एक क्षणिक अप्रत्याशित वार था, लेकिन इतना तेज कि निंग का दिल बर्फ में जकड़ गया। ये बहुत तेज था। उसका प्रतिद्वंद्वी किसी साधारण विश्व देवता जितना भी शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। झंकार, निंग ने जल्दी से अपनी 16 तलवार इच्छा को अंजाम दिया, जिससे एक काला छेद प्रकट हुआ जिसके अंदर तलवार की रोशनी की झिलमिलाहट घूम रही थी। उसने प्रतिद्वंद्वी के वार से बचाव के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल किया। यह एक अच्छा फैसला था। काले छेद में निहित शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह प्रतिद्वंद्वी के घातक हमले को सीधे रोक सकता था। किल्सवॉर्ड, सफेद वस्त्रधारी आदमी एक बार फिर बोला। फुफ, इस बार उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी तलवार से वार किया। तलवार में अविश्वसनीय तीक्ष्णता थी और वह सीधे निंग की ओर जा रही थी। यह वार दरअसल निंग के अपने रक्तपात वाले रुख से कुछ मिलता जुलता था। हालांकि यह एक शाश्वत सम्राट की तलवार इच्छा से निर्मित प्रहार था। जब सुनहरी तलवार का प्रहार हुआ तो उसमें इतनी भयानक तीक्ष्णता और विनाशकारी शक्ति का आभास हुआ कि निंग सिहर उठे। हालांकि निंग जानता था कि हालांकि तलवार इच्छा ने उसे डर के मारे बेकाबू कर दिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाला इतना कमजोर था कि शायद उसकी ताकत दुनिया के स्तर की भी नहीं थी। शारीरिक शक्ति में ये भारी असमानता निंग को इससे लड़ने के लिए काफी थी। फुफ, उसने एक बार फिर 16 मुद्रा का इस्तेमाल करके उस ब्लैक होल का निर्माण किया। तलवार की रोशनी एक बार फिर उस ब्लैक होल के भीतर घूमी और चक्कर लगाया, जिससे वह एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के भयानक हमले को बलपूर्वक रोक सका। तुम्हारी रक्षात्मक तकनीकें वाकई लाजवाब हैं। सफेद वस्त्रधारी आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जैसा कि मैंने सोचा था, अगर तुम मेरे तीसरे भाई का सामना कर पाओगे तो मेरे अपने हमलों की संभावना और भी कम हो जाएगी। यद्यपि वह समग्र शक्ति में अपने तीसरे भाई से श्रेष्ठ था, फिर भी उसका तीसरा भाई कच्ची आक्रमण शक्ति में अधिक शक्तिशाली था। अगर तुम मेरी तीसरी तलवार को हरा सको तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने कहा। उसके हाथों में बैंगनी और सुनहरी तलवारें एक साथ हिलने लगीं, और सबसे खास तलवार यानी उसके चारों ओर मंडरा रही सफेद रोशनी की लकीर, वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। फुसफुसाहट, बैंगनी और सुनहरी तलवारों से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी, जिससे आकाश का सूरज भी अपनी सर्वव्यापी चमक से लजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की एक विशाल धुंधली चादर ने पूरी दुनिया को ढक लिया हो और जी निंग को अपनी परिधि में पूरी तरह से ढक लिया हो।
तोड़ो। दाव बिजली और दाव पानी निंग के चारों ओर भड़कते रहे, लेकिन वह खुद भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने अभी अभी छायाहीन मुद्रा अपनाई थी। जब वह अगली बार प्रकट हुआ तो वह सीधे प्रकाश की उस बैंगनी सुनहरी जाली के सामने था और उसने जाली पर अपने 6 बैंगनी रत्नों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। वाह! अचानक ही धुंध के सामने कहीं से सफेद रोशनी की 6 धारियां प्रकट हुईं, जिन्होंने निंग के हमलों को आसानी से रोक दिया। अरे! निंग को लगा जैसे उसने अभी अभी कोई बादल या धुंध की परत काट दी हो। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके खिलाफ वह अपनी शक्ति लगा सके। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। निंग ने एक बार फिर अपनी छायाहीन मुद्रा से एक और क्षेत्र पर चुपचाप हमला किया। अफसोस, जैसे ही उसका हमला बैंगनी सुनहरी छतरी से टकराने ही वाला था, जाली की सतह से एक बार फिर सफेद रोशनी की धारियां दिखाई देने लगीं। ये सफेद रोशनी अलौकिक और क्षणिक थी, जिससे निंग उस पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया, जिससे उसके हमले बार बार नाकाम हो गए। निंग पूरी तरह से बैंगनी सुनहरे प्रकाश की उस जालीदार छतरी से ढका हुआ था और छतरी के भीतर छिपी सफेद रोशनी की लकीरों ने निंग के हमलों को पूरी तरह से निष्फल कर दिया। हा, शाबाश दूसरे भाई, तुम उस नौजवान को आसानी से फंसा पाए। दूर से नीले कवच वाली आकृति दिखाई दी। अगर गुरु को पता चलता कि मैं उनकी सबसे शक्तिशाली मारक तकनीक शून्य तलवार क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ एक दुश्मन को फंसाने के लिए कर रहा हूँ, तो शायद वे इतने अपमानित होते कि मुझे ही मिटा देते। बैंगनी सुनहरे छत्र के भीतर सफेद वस्त्रधारी पुरुष की आकृति प्रकट हुई। जब उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो वे पूरी तरह से प्रकाश की छत्र में विलीन हो गए। ये शून्य तलवार क्षेत्र था, एक बेहद भयानक तलवार तकनीक। यह निश्चित रूप से सम्राट मिरजनो के सबसे शक्तिशाली प्रहार आपसी मुद्रा के बराबर थी। दुर्भाग्य से सफेद वस्त्रधारी आकृति इसे केवल एल्डर गॉड स्तर की शक्ति से इस्तेमाल कर रही थी, जिससे यह और भी कमजोर हो गई। यह निंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जो दूसरे चरण के डॉलॉर्ड के बराबर था, बमुश्किल ही फंसा पा रही थी। अगर कोई शाश्वत सम्राट इस तकनीक का इस्तेमाल करता तो पूरा बैंगनी सुनहरा वितान पूरी तरह से अलौकिक हो जाता और इस तकनीक से पूरे क्षेत्र को कवर करना अपने आप में सरल होता। स्विश! अचानक बैंगनी सुनहरे छत्र के भीतर से तलवार की रोशनी की एक अतुलनीय तेज रेखा बाहर निकली। क्या? सफेद वस्त्रधारी आदमी की आवाज में एक अजीब सा झटका सुनाई दे रहा था। वह मेरे शून्य तलवार क्षेत्र को कैसे भेद सकता है? तीसरे भाई, उसके पास इतनी भयानक तलवार कला क्यों है? सफेद वस्त्रधारी आदमी दहाड़ा। उसके पास वाकई एक बेहद मजबूत तलवारबाजी है जिसमें जबरदस्त विनाशकारी और भेदने की शक्ति है। नीले कवच वाले आदमी ने जल्दी से कहा। मुझे भी उस हमले को रोकने के लिए उसका सीधा सामना करना होगा। धिक्कार है। सफेद वस्त्रधारी आदमी क्रोधित और उन्मत्त हो गया। शून्य तलवार क्षेत्र ने एक अलौकिक दुनिया बनाई जो कच्ची शक्ति से अप्रभावित थी। ये सबसे क्रूर प्रहारों को भी पूरी तरह से झेल सकती थी। हालांकि निंग की ब्राइट मून तलवार कला का छायाहीन रुख थोड़ा अजीब था, लेकिन ये दुनिया की सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। जहां तक 16 हॉट रुख या यिन यांग तलवार क्षेत्र की बात है, वे रक्षात्मक तकनीकें थीं, लेकिन रक्त बूंद रुख, यह निंग का सबसे भेदक हमला था। भले ही निंग भविष्य में स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार इरादे के साथ आए, फिर भी उसके रक्त ड्रॉप रुख में सबसे बड़ी भेदक शक्ति होगी। यह एक ऐसा आक्रमण था जिसने अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, जिसने अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को भेद दिया। शून्य तलवार क्षेत्र वास्तव में पूर्ण और दोषरहित नहीं था। शायद केवल एक हेजमोन स्तर का व्यक्ति ही इसे पूर्ण रूप से परिपूर्ण बना सकता था, और इसकी एक कमजोरी थी, इसके आक्रमणों में जबरदस्त भेदन शक्ति थी। वाह! जब निंग को पता चला कि उसका ब्लड ड्रॉप वाला रुख उसके सामने पड़े बैंगनी सुनहरे रंग के जालीदार कपड़े के लिए एकदम सही जवाब था, तो उसने लगातार 3 वार किए। उसके वारों ने उसके सामने के छत्र में एक छेद कर दिया और वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उस छेद से बाहर उड़ गया। विशाल बैंगनी सुनहरे रंग का छत्र तुरंत गायब हो गया और वापस उस सफेद वस्त्रधारी आदमी में बदल गया। वह आदमी जिन 3 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था, वे सब उसकी पीठ पर लटकी म्यान में वापस चली गईं। सफेद वस्त्र पहने आदमी निंग को घूर रहा था। उसकी निगाह में एक जटिल भाव था। रक्त बूंद मुद्रा वास्तव में शून्य तलवार क्षेत्र का एकदम सही प्रतिकार थी, लेकिन निश्चित रूप से उस समय निंग की रक्त बूंद मुद्रा अभी भी कच्ची और अपरिष्कृत थी। इसकी सफलता का एकमात्र कारण ये था कि श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति का स्तर ज्येष्ठ देव स्तर तक सीमित था। फिर भी अगर निंग कभी शाश्वत सम्राट के स्तर तक पहुंच गया और अपनी रक्त बूंद मुद्रा को भी उस स्तर तक उन्नत कर पाया, तो वह इसका उपयोग शून्य तलवार क्षेत्र को हराने के लिए कर सकेगा, जैसा कि इसे बनाने वाले शाश्वत सम्राट द्वारा किया गया था। हर तलवार कला का एक प्रतिकार और एक पूरक होता है। सफेद वस्त्रधारी आदमी ने आह भरी। तुम सच में एक ऐसी तलवार कला बनाने में कामयाब रहे जो मेरी तलवार कला का पूरी तरह से प्रतिकार करती है। मुझे सच में नहीं पता कि यह तुम्हारे लिए वरदान था या अभिशाप। डार्कनॉर्थ, दूर से नीले कवच वाली आकृति भी बोली। मैं और मेरा दूसरा भाई दोनों चाहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। हम तुम्हें 36वीं मंजिल पर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहते। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? निंग ने भौहें चढ़ाईं। नीले कवच वाले व्यक्ति ने कहा, जरा मेरी बात सुनो। मेरी तलवारबाजी और मेरे दूसरे भाई की तलवारबाजी दोनों ही हमारे अपने अपने गुरुओं से आए हैं। हालांकि हमारे गुरु शाश्वत सम्राट थे, लेकिन वे हेगेमॉन स्तर के नहीं थे। गुरु की तलवारबाजी कभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई, लेकिन हेगेमॉन की, उसकी तलवारबाजी सचमुच परिपूर्ण और दोषरहित थी। तुम रक्षा करने में कुशल हो, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। आपकी तलवार कला में जबरदस्त भेदक शक्ति है,
जिससे आप शून्य तलवार क्षेत्र को पराजित कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम 36वीं मंजिल पर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तलवारबाजी बिल्कुल बेकार है। नीले कवच वाले आदमी ने सिर हिलाया। तुम निराशा में मरोगे। अनगिनत युगों में कई ऐसे महाप्रतिभाशाली विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जो मुझसे और मेरे दूसरे भाई से आगे निकल गए, लेकिन वे सभी 36वीं मंजिल पर ही मर गए। निंग दंग रह गया। क्या ऐसे कई लोग थे जो नीले कवच वाले आदमी और सफेद वस्त्र वाले आदमी को पार कर गए थे और 36वें स्तर पर ही मर गए? मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हार मान लो, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने कहा। अगर तुम अभी वापस जाओ तो 24वीं मंजिल पर स्थित निकास सुरंग में वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें अपने मालिक का एक खजाना भी दूंगा। मैं अपने मालिक की तलवारबाजी की विरासत भी तुम्हें सौंप दूंगा। पुस्तक 28 अध्याय 32 राक्षसों के रसातल का 36वां स्तर। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति भी जी निंग को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। हालांकि और भी प्रतिभाशाली लोग थे जो राक्षसों की खाई में गहराई तक पहुंचने में सफल रहे थे, लेकिन वह उन प्रतिभाशाली लोगों की संख्या उंगलियों पर गिन सकता था जो खुद और उसके तीसरे भाई दोनों के रास्ते में आने में सफल रहे थे। वह और उसका तीसरा भाई दोनों चाहते थे कि जी निंग उनके दोनों गुरुओं के मानद शिष्य बने। एक खजाना और सिर्फ मानद शिष्य? निंग ने पूछा। हाँ, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। गुरु के निर्देशानुसार वे एक निजी शिष्य और 6 मानद शिष्य स्वीकार करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर भी तुम गुरु के निजी शिष्य बनने के लिए आवश्यक मानक को पूरा करने के आसपास भी नहीं हो। निंग को थोड़ी निराशा हुई। फिर भी वह समझ गया कि चूंकि ये तीनों शाश्वत सम्राट पहले ही दिवंगत हो चुके थे, इसलिए वे अपने उत्तराधिकारियों के चयन में बेहद सावधानी बरतेंगे। सम्राट मिरजनो अभी भी जीवित थे। हालांकि वे कुल 10 निजी शिष्यों को चुन रहे थे, फिर भी हर एक शिष्य को केवल 4 डाउलॉर्ड गोलेम का एक सेट ही दिया जाएगा। हालांकि ये तीनों शाश्वत सम्राट अपने सभी महत्वपूर्ण खजाने एक ही निजी शिष्य को दे रहे थे। क्या आप मुझे कम से कम ये बता सकते हैं कि 36वें स्तर पर क्या है? निंग ने पूछा। हमारे स्वामी कभी हमारे हेगेमॉन का अनुसरण करते थे और उसकी सेवा करते थे। नीले कवचधारी आकृति गर्जी। क्या तुम जानते हो हेगेमॉन की उच्च उपाधि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वे अन्य सभी चीजों पर शासन करने में सक्षम हैं। निंग ने सिर हिलाया। बेशक उसे पता था, ब्राइट शो किंगडम में एक हेगेमॉन था। उसकी पूरी मातृभूमि अंतहीन प्रदेशों में कुल मिलाकर सिर्फ 3 हेगेमॉन थे। एक हेजेमोन द्वारा छोड़ी गई हर चीज का उत्तराधिकारी बनना। आहा, एक बार मेरा सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो तलवार के ताव में तुमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। उसने अपने आक्रमण और बचाव को पूरी तरह से मिलाकर एक संपूर्णता बना ली थी। नीले कवच वाले व्यक्ति ने आह भरी। मैं उसे अपने गुरु का निजी शिष्य बनाने को तैयार था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। उसने 36वें स्तर पर जाने का विकल्प चुना। निंग दंग रह गया। जाहिर है, तलवार के उस ताव की प्रतिभा बर्टुलू और ईस्टकल्ट के ही स्तर की थी, लेकिन वह फिर भी उसी स्तर पर मरा। नीले कवच वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। छोड़ दो, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने निंग की ओर देखा। निंग चुपचाप वहीं खड़ा रहा। क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? उससे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग भी 36वें स्तर पर ही मर गए थे। एक हेजेमोन की विरासत वहां है, किसी ऐसे व्यक्ति की विरासत जो ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेजेमोन के समान स्तर का था। निंग की आंखें धीरे धीरे दृढ़ संकल्प और लड़ने की इच्छा से चमकने लगीं। मैंने 3 लोगों को छोड़कर अनंत प्रदेशों के खतरों का सामना क्यों किया? मैंने इतने सारे घातक कारनामों को क्यों चुना? ये सब उसे वापस जिंदा करने के लिए है। मैं उस दिन का सपना देखता हूँ जब हम तीनों, वह, मैं और ब्राइट मून, एक बार फिर एक परिवार की तरह साथ रह पाएंगे। निंग की सबसे बड़ी इच्छा अपने पूरे परिवार को वापस लाने की थी। यही जिद्दी इच्छा उसे आगे बढ़ने और इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रही। स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टना और उसे वापस जीवन में लाना बेहद मुश्किल होगा। अगर मैं खुद को डर से भर लूंगा तो शायद मैं शक्ति के शिखर तक नहीं पहुंच पाऊंगा और हेगेमॉन जैसे किसी व्यक्ति को उसे वापस जीवन में लाने के लिए राजी नहीं कर पाऊंगा। और तो और, अगर मैं 36वें स्तर पर भी अपनी कोशिश में नाकाम हो भी गया तो भी मैं बस अपना एक क्लोन खो दूंगा। मैं उसे अंततः फिर से बना सकता हूँ। निंग की नजरों से सारी झिझक गायब हो गई। वह सीधे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने वाला था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। डार्क नॉर्थ, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और नीला कवचधारी व्यक्ति दोनों निंग की ओर देख रहे थे, उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे माफ कर दो, सीनियर्स, निंग ने धीरे से कहा। मैं अभी भी जारी रखना चाहता हूँ। अगर तुम मर भी गए तो क्या होगा? तुम्हें इसका पछतावा तो नहीं होगा? सफेद वस्त्रधारी आदमी ने पूछा। कोई पछतावा नहीं, निंग ने जवाब दिया। फिर वह एक रोशनी की किरण में बदल गया और जमीन चीरता हुआ अगले स्तर पर पहुंच गया। नीले कवच वाले व्यक्ति और सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति दोनों ने निंग को जाते हुए देखकर लंबी आहें भरीं। मुझे पता था कि वह यही रास्ता चुनेगा। हर एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वोच्च दाव विकसित किया है वह भयानक रूप से दृढ़ संकल्प से भरा होता है, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। अंततः संयोग ही शक्ति के बाहरी स्रोत थे। जब शक्तिशाली लोग सत्ता में आए तो उनके हृदय की दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। अगर आपके अंदर किसी खास चीज को हासिल करने की लगभग पागलपन भरी जिद्दी इच्छा नहीं होती तो इस विशाल ब्रह्मांड में सत्ता के शिखर पर पहुंच पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन होता।
भले ही आप अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हों और आपको ढेरों किस्मत का साथ मिला हो, लेकिन अगर आपके अंदर जबरदस्त दृढ़ संकल्प नहीं होता तो आप शिखर तक पहुंचने में कभी कामयाब नहीं हो पाते। एक मोह, एक इच्छा, एक अफसोस, एक लालसा, सभी प्रकार की भावनाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति में बदला जा सकता है। वह शायद अपने चुने हुए इस रास्ते पर मर जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से इस विशाल ब्रह्मांड के सबसे चकाचौंध भरे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक बन जाएगा, जिसके आगे अनगिनत साधक स्वेच्छा से झुक जाएंगे। नीले कवच वाले व्यक्ति ने कहा। बूम 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 बूम। निम्न विभिन्न स्तरों से नीचे की ओर बढ़ता रहा। रसातल के इन स्तरों में केवल दुष्टात्माएं ही थीं। अंततः निम्न 36वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहा, जो दुष्टात्माओं के रसातल का सबसे गहरा स्तर था। फुश। निम्न वहां हवा में शान से खड़ा था और राक्षसों के रसातल के सबसे निचले स्तर को घूर रहा था। गुगुगु। ये ज्वालामुखियों की दुनिया थी और निम्न को इस दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में स्थित 3 विशाल ज्वालामुखी दिखाई दे रहे थे। हर ज्वालामुखी से लगातार आग और लावा के गुब्बार निकल रहे थे जो पूरी दुनिया में फैल रहे थे। भयानक गर्मी के कारण बुदबुदाता लावा बहुत देर तक बुदबुदाता और फुफकारता रहता और फिर धीरे धीरे ज्वालामुखीय चट्टान में जम जाता। अरे, बाहर निकलने वाली सुरंग कहाँ है? इस तल पर कोई बाहर निकलने वाली सुरंग क्यों नहीं है? निम्न इस तल के लिए बाहर निकलने वाली सुरंग ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक धरती कांपने लगी। निम्न ने तुरंत अपनी नजरें दूर की ओर घुमा लीं। लावा की बहती धाराओं से ढकी विशाल धरती हिल रही थी। धीरे धीरे धरती फटने लगी और जमीन के नीचे से एक प्राचीन विशाल मंदिर धीरे धीरे उभरने लगा। मंदिर गहरे नीले रंग का था और उस पर अजीबोगरीब रेखाचित्र बने थे। मंदिर के सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह विशालकाय आकृति चुपचाप खड़ी थी, दोनों हाथ एक गहरे नीले रंग की तलवार पर बांधे हुए। वह दूर से निम्न को घूर रहा था और उसकी एक नजर ने ही निम्न को ऐसा महसूस कराया मानो पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। उस एक नजर ने ही निम्न को ऐसा महसूस कराया मानो यह आदमी बिल्कुल अजेय हो। उसकी आभा उस हेगेमॉन की आभा से बिल्कुल मिलती जुलती है। निम्न बिल्कुल शांत और संयमित रहा। एक और चुनौती देने वाला आ गया है। मंदिर के सामने खड़े हटे कट्टे आदमी ने निम्न की तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी और शांत थीं। उसने सपाट आवाज में कहा, मार डालो इसे, बच्चों, उसे मार डालो, बच्चों। उसकी गहरी आवाज इस दुनिया के हर इंच में गूंज उठी, बार बार गूंजती रही। निम्न ये सुनकर दंग रह गया। बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि 36वें स्तर पर कोई और जीव भी है। हाँ हाँ हाँ। 3 विशाल ज्वालामुखियों के भीतर से तुरंत 3 गूंजती हुई आवाजें फूट पड़ीं। वे विशाल ज्वालामुखी वास्तव में हिलने लगे और जैसे जैसे वे हिलते गए वे तेजी से उसी तरह विशाल ज्वालामुखी टाइटन्स में बदलने लगे। तीनों ज्वालामुखी 3 विशाल ज्वालामुखी टाइटन्स में बदल गए थे। तीनों ज्वालामुखी दैत्यों का रूप बिल्कुल काला था, लेकिन निम्न उनके शरीर में व्याप्त धधकती ज्वाला जैसी शक्ति को महसूस कर सकता था। उनकी आंखें लावा के बहते कुंड थीं और उनमें से हर एक में एक विशाल दुनिया की शक्ति समाहित थी। उन्हें देखकर ही निम्न को यकीन हो गया कि वे शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तीनों ज्वालामुखी दैत्य प्रकट होने के बाद सबसे पहले दूर खड़े हृष्ट-पुष्ट गंभीर चेहरे वाले उस आदमी की ओर मुड़े जो मंदिर के सामने खड़ा था। तीनों एक घुटने के बल बैठ गए। मांसल आदमी ने सिर हिलाया, मार डालो। तभी तीनों ज्वालामुखी दैत्य अपने पैरों पर खड़े हुए और निम्न की ओर बढ़े। उनकी तेज रफ्तार से धरती कांप उठी। जमीन पर उनके पैरों के बड़े बड़े निशान पड़ गए और उनकी घूरती निगाहों से निम्न को थोड़ा डर लगा। लेकिन अगर वे ताकतवर हैं तो क्या हुआ? देखने में तो लगता है कि वे विपत्तगामी जीव हैं जो ज्वालामुखियों से या उनके बाहर बने हैं। निम्न ने सोचा, दाव के बारे में समझ के मामले में वे शायद मुझसे कहीं कमजोर हैं। निम्न ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, फिर अपनी 6 शाश्वत तलवारें निकालीं। गड़गड़ाहट, दाव जल और दाव बिजली की 7 धाराएं फूट पड़ीं, जिससे 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र बिजली और पानी से बनी तलवार की रोशनी से भर गया। धमाका। निम्न के सबसे नजदीकी ज्वालामुखी दैत्य ने निम्न के यिन यांग तलवार क्षेत्र पर हमला किया। हालांकि तलवार की रोशनी ने उसके ज्वालामुखी रूप पर बार बार प्रहार किया, लेकिन ये हमले उसकी चट्टानी त्वचा पर बस कुछ सफेद निशान ही छोड़ पाए। वह जरा भी नहीं रुका, जरा भी धीमा नहीं हुआ और भारी कदमों से आगे बढ़ता रहा। निम्न ये देखना चाहता था कि ये ज्वालामुखी टाइटन्स शारीरिक रूप से कितने मजबूत हैं और इसलिए उसने सबसे पहले अपने सबसे शक्तिशाली हमले ब्लड ड्रॉप रुख का उपयोग करके उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। तलवार की रोशनी की 6 धारियां एक विशाल उल्का बौछार की तरह निकलीं जो उस भयानक पत्थर के हाथ की ओर बढ़ीं। धमाका। विशाल पत्थर का हाथ हवा में उड़ते हुए चीखा। उसने तलवार की रोशनी की 6 धारियों को कुचल दिया और फिर सीधे निम्न पर जा गिरा। इस बार निम्न उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उड़कर गिर पड़ा। जैसे ही निम्न पीछे की ओर उड़ा, उसने खुद को जबरदस्ती मोड़कर सीधा जमीन पर गिरा दिया। टक्कर से धरती कांप उठी और 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में धंस गई, जिससे अचानक एक विशाल आधार प्रकट हुआ। निम्न अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा राख सा हो गया था। एक अकेला ज्वालामुखी टाइटन मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर है, और 3 है, और ये तो सिर्फ बच्चे हैं। निम्न को आखिरकार एहसास हुआ कि मौत नजदीक आ रही है। आखिरकार उसे समझ आया कि 36वें स्तर तक कोई भी क्यों नहीं बच पाया। पुस्तक 28 अध्याय 33 ब्राइट मून के 5 तलवार इरादे मार डालो। बाकी 2 ज्वालामुखी दैत्य आगे बढ़ते हुए चीख रहे थे। हर एक पहले वाले की तरह ही वीर और शक्तिशाली लग रहा था। उनके गरजते कदम पहाड़ों जितने भारी थे, लेकिन वे स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज चल रहे थे।
हालांकि उनके हर खूंसे और वारजी निंग को थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि वे उसे सचमुच हरा सकते थे। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं 3 बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकता। छायाहीन रुख के कारण निंग का शरीर लगातार धुंधला, गायब और फिर से प्रकट हो रहा था, और हर बार वह अपने दुश्मनों को धीमा करने के लिए रस्सी के खजाने और अन्य खजाने को फेंकने के लिए अपनी बेहतर चपलता पर भरोसा करता था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर हमला करना, यही लड़ाई का तरीका था। हृष्ट-पुष्ट तलवारधारी वह आदमी दूर मंदिर के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक ठंडी सी नजर थी जो वह ये सब होते हुए देख रहा था। ठीक इसी समय 2 नई आकृतियां अचानक नीचे उतरी, सफेद वस्त्रधारी आदमी और नीला कवचधारी आदमी। बड़े भाई, सफेद वस्त्रधारी और नीला कवचधारी दोनों आदमी बोले। हम। मांसल आदमी ने शांति से उनका स्वागत किया। ये बच्चा 3 ज्वालामुखी दैत्यों के संयुक्त हमलों का सामना करने में सक्षम है। वह वास्तव में बुरा नहीं है। नीले कवच वाले व्यक्ति ने दूर खड़े निंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। बड़े भाई, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि इस बच्चे को सिखाने में हमारी मेहनत रंग लाएगी? हटे कट्टे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, वह जिंदा रहने के लिए बस कुछ बचाव के हथकंडे अपना रहा है। एक बार मेरे बच्चे अपने आखिरी हमले शुरू कर दें तो वह जरूर मर जाएगा। क्या तुम बस उसे मरते हुए देखने वाले हो? सफेद वस्त्र पहने आदमी ने जल्दी से पूछा। हो सकता है कि उसने 2 आक्रामक सुप्रीम दाव और 2 रक्षात्मक सुप्रीम दाव विकसित कर लिए हों, लेकिन इससे क्या? उस बलिष्ठ व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। वह उन्हें सही मायने में एक साथ नहीं जोड़ पाया है। वह इस लायक भी नहीं है कि मैं उसे सलाह दूं। नीले कवच वाले व्यक्ति और सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा, फिर असहाय भाव से सिर हिलाया। बड़े भाई, तुमने तो वाकई अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं। याद है वो आदमी इतने साल पहले जिसने अपने आक्रामक दाव और रक्षात्मक दाव का बखूबी मिश्रण कर दिया था? आखिरकार तुमने उसे मार ही डाला। नीले कवच वाला आदमी बुदबुदाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत बेवकूफ था। मैंने उसे खुद सुझाव दिए थे कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं सुधर पाया। वह मरने लायक था। हृष्ट-पुष्ट आदमी ने आगे कहा। और अगर उसके पास आक्रामक सर्वोच्च दाव और रक्षात्मक सर्वोच्च दाव का तथाकथित दोषरहित मिलन भी हो तो क्या हुआ? ये समझना होगा कि ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। हर कदम थका देने वाला होगा, और दाव मैच पूरा करने और अनंत काल प्राप्त करने का अंतिम चरण तो अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। अनगिनत वर्षों में मैंने कई अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा है जो चौथे चरण के दाव लॉर्ड के रूप में कमजोर शाश्वत सम्राटों को मारने में सक्षम थे। हालांकि उनमें से लगभग कोई भी अपने दावमज में सफल होने और एक हेगेमॉन की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। बलवान व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। गुरु पहले ही मर चुके हैं। वे केवल एक निजी शिष्य और 2 मानद शिष्यों को ही स्वीकार कर सकते हैं। कुल 3 स्थान हैं। मुझे उन्हें आवंटित करते समय बहुत सावधान रहना होगा। एक मानद शिष्य को भी एक आदर्श उम्मीदवार होने के साथ साथ एक ऐसा दाव भी होना चाहिए जो मेरे गुरु के दाव के बहुत समान हो। जहाँ तक व्यक्तिगत शिष्य बनने की बात है, केवल वही व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है जो मेरे गुरु के शाश्वत अस्त्र की स्वीकृति प्राप्त कर सके और स्वेच्छा से उनकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न कर सके। आपकी अपेक्षाएं सचमुच बहुत ऊंची हैं, अत्यधिक ऊंची अपेक्षाएं। सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी दोनों ने सिर हिलाया। अपने गुरुओं के मारे जाने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति मिला था जो एक आक्रामक सर्वोच्च दाव और एक रक्षात्मक सर्वोच्च दाव का सही और सटीक मिश्रण कर पाया था, और अंत में उस बलिष्ठ व्यक्ति ने उसे खुद मार डाला। वह मानद शिष्य का पद भी देने को तैयार नहीं था। गुरु ने केवल 2 मानद शिष्यों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि चर्च ऑफ एनिहिलेशन के नेता के निजी शिष्यों को मेरे गुरु द्वारा अपने 2 मानद शिष्यों के लिए निर्धारित राशि से कम राशि दी जाएगी। उस बलिष्ठ व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। अंततः शिष्य शब्द केवल नामात्र का रह गया। असल में मायने ये रखता था कि गुरु और गुरु ने क्या तैयार किया था। एक जीवित हेगेमॉन केवल कुछ ही दे सकता था। वह अपने सबसे महत्वपूर्ण खजाने किसी और को नहीं दे सकता था। केवल एक मृत हेगेमॉन ही इतना निस्वार्थ हो सकता था कि वह अपने सभी खजाने सौंप दे। तीनों ज्वालामुखी टाइटन्स 3 अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर निंग को घेर रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे। निंग अब उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि ज्वालामुखी टाइटन्स में जबरदस्त ताकत थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि वह उनके ज्वालामुखीय शरीरों को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ था। यहाँ तक कि उसका रक्त बूंद वाला रुख भी उन्हें भेद नहीं पा रहा था। फिलहाल वह खुद को कुछ समय देने के लिए केवल अपनी 16 और तलवार इच्छा पर ही निर्भर था। निंग ने ज्वालामुखी टाइटन्स में से एक को बांधने के लिए अपने रस्सी जैसे जादुई खजानों का भी इस्तेमाल किया। निंग का मानना था कि उन्हें पकड़ने और वश में करने का यही उसका एकमात्र तरीका था। मारना। उन्होंने सबसे साधारण और सरल हमले किए। कभी कभी वे अपने विशाल चट्टानी हाथों को घुमाते, कभी कभी वे अपनी मुट्ठियां हवा में ऊंची उठाते, फिर जमीन की ओर जोर से मारते। बीच बीच में वे दोनों बाहों को अपनी छाती तक लाते, फिर अचानक निंग की ओर धक्का देते। हमले सरल थे लेकिन तेजी और क्रूरता से भरे हुए थे, जिससे निंग इस लड़ाई में पूरी तरह से पिछड़ गया। हालांकि वे एक जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, फिर भी लगता है कि उनमें कुछ फर्क जरूर है। निंग को एहसास हुआ कि इन तीनों ज्वालामुखी दैत्यों में कुछ तो गड़बड़ है। उनमें से एक तेज और ज्यादा विस्फोटक था, जबकि दूसरा हमेशा दोनों हाथों से हमला करता था।
जहाँ तक तीसरे की बात है, वह तीनों में सबसे धीमा था। हर हमले से पहले वह अपनी ताकत बढ़ाने में काफी समय लगाता था, लेकिन उसके हमले बेमिसाल विनाशकारी होते थे। हालांकि उनके हमले बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, फिर भी उनमें कुछ समानताएं जरूर हैं। निंग धीरे धीरे इन संभावनाओं से मंत्रमुग्ध हो गया। उनके हमलों से वह कुछ ऐसी चीजें देख पाया जिनकी तलाश वह खुद कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया था। धीरे धीरे जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, निंग को तीनों ज्वालामुखी टाइटन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न युद्ध मुद्राओं की कुछ समझ आने लगी, लेकिन जाहिर है वह कुछ ही सीख पाया। आखिरकार तीनों ज्वालामुखी टाइटन्स इन तकनीकों का इस्तेमाल करने में बहुत ही कच्चे थे। स्वर्गभंजक रुख। अभी एकमात्र शेष रुख स्वर्गभंजक रुख था। ब्राइट मून के 5 आसन। उसने बाकी 4 आसनों के आधार पर पहले ही सर्वोच्च दास विकसित कर लिए थे। अब सिर्फ स्वर्गभंजक आसन ही बचा था। हेवन ब्रेकर मुद्रा सबसे क्रूर मुद्रा थी, जिसमें सचमुच जंगली और उन्मत्त स्तर की शक्ति थी। ये सभी दुश्मनों को कुचलने के लिए अत्यधिक शक्ति का उपयोग करती थी और निंग का सबसे शारीरिक रूप से शक्तिशाली आक्रमण था। यह उन दुश्मनों से निपटने के लिए एकदम सही उपाय था जिनकी सुरक्षा को भेदना आसान नहीं था। छायाहीन रुख अस्थिर और अप्रत्याशित होने पर केंद्रित था। इससे स्वाभाविक रूप से वास्तविक हमलों की शक्ति कुछ कमजोर हो गई। रक्त बूंद की मुद्रा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया तथा उन सभी को भेद दिया जो इसका विरोध करते थे। ये दोनों ही दृष्टिकोण अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों ने अपनी कुल अपरिष्कृत शक्ति के मामले में त्याग किया था। आखिरकार किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके ही कोई उस क्षेत्र में शिखर तक पहुंच सकता है। हेवन ब्रेकर मुद्रा में न तो कोई भयानक भेदक क्षमता थी और न ही यह जरा भी अप्रत्याशित थी। ये बस एक जबरदस्त सीधा हमला था जिसमें संभवतः सबसे ज्यादा शक्ति थी। क्या ऐसा ही है? 3 ज्वालामुखी दिग्गजों के खिलाफ निंग की लड़ाई लगातार उन्मत्त होती गई और वह गुप्त रूप से उनकी प्रहार तकनीकों से सीखता रहा। ये भयंकर युद्ध लगभग उतने समय तक चला जितना समय एक केतली चाय को उबालने में लगता है। अंतिम हमले का समय आ गया है। दूर नीले कवच वाली आकृति और सफेद वस्त्रधारी आकृति दोनों ने धीमी आह भरी। वे बहुत पहले से ही ये देखने के आदी हो चुके थे। इन 3 ज्वालामुखी दिग्गजों का सबसे शक्तिशाली हमला दरअसल एक ही हमला था जो 3 अलग अलग हमलों का मिश्रण था। एक बार जब वे अंतिम हमले के लिए एक साथ जुड़ जाते तो वे अपनी क्षमता के अनुसार सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार कर पाते। उस हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर आपके पास वाकई परफेक्ट दाव नहीं था तो ये लगभग तय था कि आप उससे मर जाएंगे, और अगर आपके पास परफेक्ट दाव भी था तो भी मुमकिन था कि उनका बड़ा भाई खुद हमला करके आपको मार डाले। चाय की केतली उबालने के लिए आवश्यक समय के लिए उग्र संघर्ष के बाद तीनों ज्वालामुखी दिग्गजों की चाल अचानक बदल गई। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। फुफ। ज्वालामुखी टाइटन्स में से एक ने अचानक अपने विशाल पत्थर जैसे हाथ ऊपर उठाए, निंग की ओर नीचे की ओर झपटने के लिए तैयार। दूसरा ज्वालामुखी टाइटन धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों हाथ उसकी छाती के सामने थे और वह धक्का देने की तैयारी कर रहा था। आखिरी ज्वालामुखी टाइटन निंग की ओर अपनी बाहें घुमाने की तैयारी करने लगा। युद्ध की लय बदल गई थी। 3 ज्वालामुखी दिग्गजों के हमले मिलकर एक इकाई बन गए थे और उनके हमलों की शक्ति वास्तव में बढ़ने लगी थी। निंग को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या देख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने 16 तलवार इरादे का इस्तेमाल करते हुए अपनी 6 अनंत तलवारों को एक साथ मिला दिया था। इस क्षण तीनों ज्वालामुखी टाइटन्स सचमुच एक हो गए थे और इस हमले की शक्ति निश्चित रूप से उनके पिछले हमलों से 10 गुना ज्यादा होगी। निंग पहले ही पूरी तरह से नुकसान में था। उनकी आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ जाने से वह कुचला जाने वाला था। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। यह स्वर्ग तोड़ने वाले का रुख ऐसा ही होना चाहिए। तीनों ज्वालामुखी दैत्यों को घूरते हुए उसकी आंखों में अचानक एक बेतहाशा खुशी की झलक दिखाई दी। सच तो ये है कि तीनों ज्वालामुखी टाइटन्स हेगेमॉन द्वारा विकसित की गई एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तकनीक निंग के हेवन ब्रेकर रुख से 70% - 80% मिलती जुलती थी। जब निंग ने ज्वालामुखी दैत्यों को देखा और उनसे मुकाबला किया तो उसे कई नई जानकारियां मिलीं। चूंकि उसका स्वर्ग भंजक रुख पहले ही एक अड़चन पर पहुंच चुका था और उसे एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए बस एक आखिरी धक्का चाहिए था। जब तीनों ज्वालामुखी दैत्यों ने मिलकर काम किया तो निंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया। युद्ध के घोड़े को अपनी अधिकतम गति तक पहुंचने से पहले सरपट दौड़ने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। धनुष को अधिकतम शक्ति तक पहुंचने से पहले उसे पूर्ण चाप तक खींचा जाना आवश्यक था। इस दाव की सच्चाई के संकेत पूरे नश्वर संसार में देखे जा सकते थे। स्वर्गभंजक मुद्रा। अगर आप उसमें निहित पूरी भयानक शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले शक्ति का निर्माण करना होगा। उदाहरण के लिए तीरंदाजी में आप धनुष खींचकर शक्ति का निर्माण करते हैं और फिर उसे पूरी शक्ति से ज्वालामुखी के फटने की तरह फटने देते हैं। पर्याप्त शक्ति का निर्माण करके ही आप अपने आक्रमण की पूरी शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि जिस क्षण आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं वह तेज, प्रचंड और एक छोटे से क्षण में संकुचित होना चाहिए। यह एक स्वर्ग तोड़ने वाले का रुख होना चाहिए। स्वर्गभंजक। निंग ने अपनी चाल चली। उसने अपनी सभी 6 भुजाएं हवा में ऊंची उठाईं, अपनी दिव्य शक्ति से अपने बैंगनी रत्नों को भर दिया और उनका वजन तुरंत आसमान छूने लगा। 10 बार, 10,000 बार, 1 खरब बार। 6 बैंगनी रत्न एक अराजकता तारे जितने भारी हो गए। यह उस अधिकतम भार के करीब पहुंच रहा था जिसे निंग वर्तमान में नियंत्रित कर सकता था।
स्वर्गभंजक मुद्रा अत्यंत भारी हथियारों के साथ आदर्श रूप से क्रियान्वित की गई थी, जैसे कि मृत हेगेमोन की गहरी नीली महान तलवार। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से सघन और अनोखा हथियार था जो स्वर्गभंजक मुद्रा के उपयोग के लिए एकदम सही था। पुस्तक 28 अध्याय 34 तलवार दाव संसार। जी निंग के 6 बैंगनी रत्न एक साथ उसके विरोधियों पर टूट पड़े और जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा और विकृत हो गया। वे धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी, जब तक कि वे पराक्रम के चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच गए और फिर एक ज्वालामुखी दैत्य की विशाल पत्थर की मुठ्ठियों से सीधे टकरा गए। निंग की 6 तलवारों में से हर एक में अब जो शक्ति थी वह उस समय से कहीं ज्यादा थी जब उसने ब्लड ड्रॉप मुद्रा को अंजाम देने के लिए सभी 6 तलवारों का एक साथ इस्तेमाल किया था। हेवन ब्रेकर मुद्रा और ब्लड ड्रॉप मुद्रा में यही अंतर था। भेदन शक्ति के मामले में रक्त बूंद वाला रुख स्वर्ग भंजक रुख से कहीं बेहतर था, लेकिन फिर भी इन ज्वालामुखी दैत्यों के सामने ये बेकार था जिनके शरीर अनमोल खजानों के बराबर थे। लेकिन मूल शक्ति के मामले में स्वर्ग भंजक रुख रक्त बूंद वाले रुख से कहीं बेहतर था। यह आमने सामने की टक्करों के लिए एकदम सही था। धमाका! ज्वालामुखी के विशालकाय शरीर में जोरदार कंपन हुआ और वह खुद को रोक न सका और कुछ कदम पीछे हट गया, यहाँ तक कि उसके विशाल पत्थर जैसे हाथ भी कांप रहे थे। मारना मारना! निंग ज्वालामुखी दैत्यों से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीला था। उसे हर बार उनमें से सिर्फ एक से ही निपटना पड़ता था। बूम बूम बूम! निंग की प्रचंड शक्ति के कारण विशाल ज्वालामुखी दैत्य एक एक करके पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए गिर पड़े और कई विस्फोट हुए। हालांकि ज्वालामुखी दैत्य बार बार जोरदार गर्जना कर रहे थे और आगे की ओर दौड़ रहे थे, निंग हर बार उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रहा। निंग शारीरिक रूप से उनसे बहुत छोटा था, लेकिन उसकी स्वर्ग भंजक मुद्रा की शक्ति ने उसे उन्हें पूरी तरह से परास्त करने और उन्हें बंद करने में सक्षम बनाया। अरे! दूर मंदिर के सामने खड़े मांसल तलवारधारी आदमी के पहले भावशून्य चेहरे पर एक अजीब आश्चर्यचकित भाव उभर आया। क्या ये सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और उसके बगल में नीला कवचधारी व्यक्ति, दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। बड़े भाई, वह तलवार दाव, क्या वह हेगेमोन के दाव जैसा नहीं है? एक ऐसा दाव जो सीधे सीधे सभी दुश्मनों पर भारी पड़ता है और उन्हें कुचल देता है। नीले कवच वाले आदमी ने जल्दी से कहा। हेगेमोन के तलवार के दाव को सीखने के लिए डाकनॉर्थ एकदम उपयुक्त है। हटे कट्टे आदमी ने शांति से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने 5 सर्वोच्च दाव विकसित कर लिए हैं, फिर भी वह उन्हें पूरी तरह से एक साथ नहीं जोड़ पाया है। वह मेरे गुरु का मानद शिष्य बनने के भी योग्य नहीं है। मृत हेगेमोन केवल एक व्यक्तिगत शिष्य और 2 मानद शिष्यों को ही स्वीकार करता था। वह अब मृत विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जिसने एक आक्रामक सर्वोच्च दाव को एक रक्षात्मक सर्वोच्च दाव के साथ पूरी तरह से मिला दिया था, मानद शिष्य बनने के योग्य नहीं था। वास्तव में उस बलिष्ठ व्यक्ति ने स्वयं उसका वध किया था। बड़े भाई, आपकी जरूरतें बहुत कड़ी हैं। इस बच्चे ने जो तलवार दाव बनाया है वह हेगेमोन के दाव से बिल्कुल मिलता जुलता है। नीले कवच वाले आदमी ने घबराहट में कहा। तलवार के दाव जैसे प्रतिभाशाली लोग बहुत कम हैं। अगर आप उसे मार भी देते हैं तो कौन जाने हमें किसी और से सामना होने में कितना समय लगेगा। मैं तो बेकार उत्तराधिकारियों से बेहतर कोई उत्तराधिकारी ही नहीं चाहूंगा। हटे कट्टे आदमी ने सिर हिलाया। अगर मुझे उत्तराधिकारी चुनना ही है तो मैं सिर्फ एक आदर्श उत्तराधिकारी चुनूंगा। एकदम सही बड़े भाई, आप। उफ! सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन तभी दोनों के शरीर कांप उठे। यहाँ तक कि हट्टा कट्टा आदमी भी कुछ हैरान था और जो हो रहा था उसे घूर रहा था। क्या? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और नीले कवचधारी व्यक्ति ने एक साथ यह शब्द पुकारा। वह इतनी जल्दी एक और सफलता कैसे हासिल कर सकता था? उस मांसल आदमी के चेहरे पर भी सच्चे आश्चर्य का भाव था। निंग ने जब स्वर्ग तोड़ने वाला रुख अपनाया तो उसे तुरंत पता चला कि 3 ज्वालामुखी दैत्यों के खिलाफ लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। छायाहीन बचाव कौशल और रक्तपात बचाव कौशल की बदौलत वह अपने विरोधियों से कहीं ज्यादा चुस्त था। बचाव करना स्वाभाविक रूप से आक्रमण करने से आसान था, लेकिन अब उसके हमलों में विनाशकारी शक्ति भी थी। यह एक बेहद सुखद एहसास था। लेकिन जैसे ही निंग जी जान से लड़ रहा था उसे अचानक यह अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि उसकी 5 तलवारें किसी न किसी तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या ये? निंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके 5 तलवार इरादों के कुछ पहलू एक दूसरे से मिलते जुलते और एक दूसरे को आकर्षित करते थे। वे एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करते थे और वास्तव में ये कहा जा सकता था कि वे सभी एक ही स्रोत से निकले थे। तलवार का दाव, हालांकि यह अद्भुत रूप से विशाल था, फिर भी इसके विभिन्न पहलू विकास की विभिन्न दिशाओं की ओर ले जा सकते थे। निंग का प्रारंभिक बिंदु तलवार का सार ही था और उसने इसे 5 अलग अलग पहलुओं में विभाजित किया था, जिनके बारे में उसका मानना था कि उनमें तलवार के दाव में समाहित सभी प्रकार की तलवार कलाएं शामिल थीं। उसके 5 पहलू थे: रक्त बूंद तलवार अभिप्राय, छायाहीन तलवार अभिप्राय, स्वर्ग भंजक तलवार अभिप्राय, यिंग यांग तलवार अभिप्राय और 16 तलवार अभिप्राय। इन 5 प्रकार के तलवार अभिप्राय जब इस प्रकार विभाजित किए गए तो वास्तव में सभी तलवार कलाओं के सभी संभावित तत्वों और पहलुओं को समाहित कर लेते थे। ये 5 प्रकार के तलवार आशय वास्तव में तलवार के संपूर्ण ताव के 5 भाग थे। जब निंग ने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तलवार इच्छाएं विकसित की थीं, तब उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उसने अपनी 5वीं तलवार इच्छाएं विकसित कर ली थीं, तो इस युद्ध ने उसे तुरंत एहसास दिलाया कि उसकी 5 तलवार इच्छाओं के बीच गहरे, अटूट संबंध थे। 5 तलवार इरादों को पूरी तरह से एक साथ जोड़ा जा सकता है।
और इसलिए निंग ने स्वाभाविक रूप से ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वह बाकी सभी प्रतिभाशाली लोगों से अलग था। बर्टोलू, ईस्टकल्ट, प्रिंस ग्रेटजॉय, उन्होंने वास्तव में अपने चुने हुए रास्तों के सभी पहलुओं को न तो सही तरह से समझा था और न ही उनमें महारत हासिल की थी। ईस्टकल्ट ने बस एक आक्रामक दाव और एक रक्षात्मक दाव बनाया था। जब वह उन्हें एक साथ सही तरीके से जोड़ने में कामयाब रहा तो उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। लेकिन जाहिर है, दो सर्वोच्च दाव को एक साथ जोड़ना बेहद मुश्किल था। राजकुमार ग्रेटजॉय के लिए भी यही सच था। उन्होंने भी केवल सर्वोच्च दाव की एक जोड़ी को ही समझा था और अंततः उन्हें इस वैकल्पिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भूमि में एक साथ मिला दिया। जहां तक बर्टोलू की बात है, वह अन्य दो की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसने सर्वोच्च दास की तिकड़ी में महारत हासिल कर ली थी और उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक चीनी मिट्टी की प्लेट 5 अजीबोगरीब टुकड़ों में बिखर गई हो। ईस्टकल्ट और ग्रेटजॉय ने उनमें से सिर्फ 2 टुकड़ों पर ही महारत हासिल की थी। अपनी अद्भुत बुद्धि और विवेक के बल पर वे इन दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर, हालांकि बहुत मुश्किल से, एक संपूर्ण टुकड़ा बनाने में कामयाब रहे थे और इन जुड़े हुए टुकड़ों से अपने दास बनाए थे। बर्टोलू 3 टुकड़ों पर नियंत्रण पाने में सक्षम था और उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए उसे अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। लेकिन जी निंग, उसने 5 टुकड़ों पर महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसे तलवार के दाव के हर पहलू की कुछ हद तक समझ हो गई थी। मानो उसने उस टूटी हुई चीनी मिट्टी की प्लेट के 5 टुकड़े हासिल कर लिए हों। उसे उन्हें एक साथ जोड़ने का तरीका ढूंढने में समय और मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वे स्वाभाविक रूप से एक साथ जुड़ गए, क्योंकि वे तलवार के पूरे दाव के 5 भागों का प्रतिनिधित्व करते थे। बूम बूम बूम, निंग की तलवार बदलने लगी। अब वह किसी खास रुख तक सीमित नहीं थी। फुफ, उसने एक ऐसी तलवार चलाई जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी, एक निशानहीन और छायाहीन तलवार। फिर भी जब वह ज्वालामुखी टाइटन के सामने आए तो वह अचानक तलवार की रोशनी के एक घूमते हुए काले गड्ढे में बदल गई, जिसने ज्वालामुखी टाइटन को एक तरफ खींच लिया। ये सब बहुत अचानक हुआ था और ज्वालामुखी टाइटन लड़खड़ाकर अपना संतुलन खो बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। धमाका, फुसफुस, धमाका। निंग 3 ज्वालामुखी दैत्यों के बीच चल रहा था। उसकी 5 शक्तिशाली तलवारें मिलकर एक चक्रीय तलवारें, एक संसार तलवारें बना रही थीं। उसकी 5 शक्तिशाली तलवारें लकड़ी की 5 तीलियों की तरह थीं, जो अब मिलकर एक आदर्श चक्र का निर्माण कर रही थीं। इस स्वाभाविक रूप से बनते चक्र ने विभिन्न प्रकार की तलवारों को परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ और सशक्त बनाने का अवसर दिया। उदाहरण के लिए, निंग पहले स्वर्गभंजक तलवार आशय को आरंभ कर सकता था। एक बार जब वह पर्याप्त शक्ति अर्जित कर लेता तो वह अचानक उसे अपने रक्तबूंद तलवार आशय में बदल सकता था, जिससे उसकी भेदन शक्ति और भी भयानक हो जाती। रक्तबूंद तलवार इरादे की अविश्वसनीय गति को बदले में स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार इरादे में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे इसकी भारी मार को गति का एक भयानक स्तर मिल जाता है, जो इसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। निंग के 5 शक्तिशाली तलवार अभिप्राय एक आदर्श चक्र में प्रवाहित हुए। जैसा कि कहावत है, जहाँ पानी बहता है वहाँ एक नहर स्वाभाविक रूप से बन जाती है। ठीक उसी तरह 5 शक्तिशाली तलवार अभिप्राय सहज ही एक आदर्श चक्र, संसार तलवार अभिप्राय में मिल गए। 5 सर्वोच्च दाव, बस यूं ही उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। नीले कवच वाले आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया, उसके लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना। प्लीज, ओह प्लीज, उसके लिए मुझसे मत लड़ो। वह मेरे गुरु का निजी शिष्य बनने वाला है। तीसरे भाई डाकनॉर्थ 24वीं मंजिल पर पहुंचकर भी वहां से जाने का फैसला नहीं कर पाया। जाहिर है, उसने तुम्हारे गुरु का शिष्य बनने का अधिकार छोड़ दिया था। तय नियमों के मुताबिक तुम पहली 24 मंजिलों के लिए जिम्मेदार हो, जबकि हमारे बड़े भाई और मैं आखिरी 12 मंजिलों के लिए जिम्मेदार हैं। सफेद वस्त्रधारी आदमी ने तुरंत कहा, हमारे बड़े भाई उत्तराधिकारी चुनने के मामले में बेहद सख्त हैं। तो क्या हुआ अगर इस बच्चे ने अपने सर्वोच्च दास को पूरी तरह से एक साथ मिला दिया है? हमारे बड़े भाई को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपाय यही है कि वह मेरे गुरु का निजी शिष्य बन जाए। अनगिनत युगों पहले तलवार के ताव के वे 3 महागुरु मर गए थे। अनगिनत वर्षों तक वे तीनों अपने स्वामी के आदेशों का पालन करते रहे और उत्तराधिकारी पाने की आशा में यही प्रतीक्षा करते रहे। हालांकि उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढना बहुत मुश्किल था। हालांकि जी निंग ने कुछ हद तक प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन तीनों में से कोई भी उससे पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था। वह अपने किसी भी सर्वोच्च दाव को पूरी तरह से एक साथ नहीं जोड़ पाया था। उसे उनके शाश्वत सम्राटों द्वारा छोड़े गए खजाने दे दो, बेतुका। लेकिन अब निंग ने 5 अलग अलग तरह के सर्वोच्च दाव को एक साथ मिला दिया था। सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी व्यक्ति की आंखों में तुरंत ही प्रज्वलित वासना भरी नजरें भर आईं। अगर नजरों से ऊर्जा निकलती तो उनकी निगाहें इतनी गर्म थीं कि जी निंग तुरंत ही पिघलकर एक पोखर में बदल जाती। हम्फ, मांसल आदमी ने ठंडी सिसकारी भरी। बड़े भाई, मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे सख्त व्यक्ति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा। तो क्या हुआ अगर उसके पास 5 सर्वोच्च दाव हैं? क्या हुआ अगर उसने उन्हें पूरी तरह से एक साथ जोड़ दिया? आखिरकार वह एक विश्व स्तरीय साधक से ज्यादा कुछ नहीं है। बलिष्ठ व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, जितना कठिन दाव चुना जाएगा, संसार दावलॉर्ड का रास्ता उतना ही कठिन होगा। हर कदम पर संसार दावलॉर्ड को जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलना होगा। ये दावमज के संबंध में विशेष रूप से सत्य है। हर युग ने राक्षसी रूप से शक्तिशाली दावलॉर्ड को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से कितने अनंत काल प्राप्त कर पाए हैं और हेगेमॉन बन पाए हैं?
इस डाकनॉर्थ बच्चे की प्रतिभा से मूर्ख मत बनो। मुझे डर है कि भविष्य में उसके दावमज में सफल होने की लगभग कोई संभावना नहीं है। कई राक्षसी रूप से शक्तिशाली दाव लॉर्ड थे, हर पीढ़ी कुछ को जन्म देती थी, लेकिन यहाँ तक कि अनंत प्रदेशों ने भी अपने पूरे इतिहास में केवल 3 हेगेमॉन को जन्म दिया था। उस बलिष्ठ व्यक्ति की बातें बिल्कुल सही थीं। दावमज में सफल होना और सच्चा अनंत काल प्राप्त करना इन अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों के लिए बहुत कठिन था। तो उस पर ज्यादा मोहित मत होइए, बलवान आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरे शब्दों में, बड़े भाई, आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ना? नीले कवच वाले आदमी ने कहा। अगर ऐसा है तो वह निश्चित रूप से मेरे गुरु का निजी शिष्य बन जाएगा, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा। पुस्तक 28, अध्याय 35, एक संघर्ष। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वह हट्टा कट्टा आदमी काफी चिढ़ गया। नीले कवच वाले आदमी और सफेद वस्त्र वाले आदमी ने एक दूसरे को देखा। फिर नीले कवच वाले आदमी ने कहा, बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगा था कि आपको इस डाकनॉर्थ वाले बच्चे की परवाह नहीं है। क्या आप सचमुच उसके लिए हमसे लड़ने वाले हैं? बड़े भाई, मैंने आपके द्वारा अभी कहे गए हर एक शब्द को याद कर लिया है, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। बहुत लंबा समय बीत चुका था। वे अपने अपने स्वामियों के आदेशानुसार यहाँ बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी निंग ही वह पहली व्यक्ति थी जिसने उन्हें सचमुच उत्साह से पागल कर दिया था। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने एक आक्रामक सर्वोच्च दाव को एक रक्षात्मक दाव के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया था, लेकिन वह सिर्फ 2 दाव थे। इसके अलावा उस व्यक्ति का रास्ता उनके स्वामियों द्वारा चुने गए रास्ते के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। हालांकि जी निंग का तलवार का दाव एक ऐसा मार्ग था जिसमें सचमुच सब कुछ समाहित था। इसमें वध के लिए बनाई गई तकनीकें शामिल थीं, जैसे नीले कवच वाले आदमी के स्वामी की तकनीकें। इसमें क्षणिक और गूढ़ तकनीकें भी शामिल थीं, जैसे सफेद वस्त्रधारी आदमी के स्वामी की तकनीकें। और इसमें जबरदस्त शक्ति वाले सीधे हमले भी शामिल थे, जैसे कि बलिष्ठ आदमी के स्वामी, महान तलवार चलाने वाले हेगेमॉन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हमले। निंग के दाव में सब कुछ शामिल था और यह सब एक साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। वह उनके किसी भी दाव का अध्ययन करने में सक्षम था। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि उस पर ज्यादा मोहित मत हो जाना, हटे कट्टे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। और हाँ, मैं ये तय नहीं करूंगा कि उसे मेरे गुरु का निजी शिष्य बनने दिया जाए या नहीं। अंततः यह महातलवार पर निर्भर करेगा कि वह उसे अपना गुरु स्वीकार करे या नहीं। नीले कवच वाला आदमी और सफेद वस्त्र वाला आदमी दोनों ही दंग रह गए। वह महान तलवार, उसमें सचमुच अपार शक्ति समाई थी। वह ब्रह्मांड का खजाना था। शाश्वत सम्राट भी ऐसे खजाने पाने का सपना देखते थे, लेकिन अफसोस, ब्रह्मांड के खजाने अपने धारकों को चुनते हैं, न कि इसके विपरीत। अगर खजाना आपको स्वीकार करने से इनकार कर दे तो आप उसे जबरदस्ती बांध नहीं सकते थे। मैं सिर्फ यही फैसला कर सकता हूँ कि वह मेरे गुरु का मानद शिष्य बनने के योग्य है या नहीं, उस हटे कट्टे आदमी ने कहा। निजी शिष्य बनने का फैसला तो महाश्रोता पर निर्भर है। क्या आप उसे मानद शिष्य बनाने की योजना बना रहे हैं? नीले कवच वाले और सफेद वस्त्रधारी दोनों ने निराशा में दांत पीस लिए। बड़े भाई, क्या आप यह नहीं कह रहे थे कि वह कितना अयोग्य है? नीला कवच पहने आदमी खुद को रोक नहीं सका और धीरे से बुदबुदाने लगा। वह मानद शिष्य बन पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह मेरी तलवार से बच पाता है या नहीं। जैसे ही उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने ये शब्द कहे, धमाका, उसने कुल 6 भुजाएं प्रकट की और सभी 6 भुजाएं उस गहरी नीली महान तलवार पर मजबूत पकड़ बना रही थीं। लेकिन जाहिर है, यह महान तलवार असल में कोई ब्रह्मांड का खजाना नहीं थी, बस एक दाव हथियार की प्रतिकृति थी। स्विश, वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति तलवार की रोशनी की एक धार में बदल गया जो आकाश को चीरती हुई प्रकाश की गति से लगभग 5 गुना अधिक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी। ये समझना जरूरी है कि सामान्यतः केवल चौथे चरण के दाव लॉर्ड ही इतनी अविश्वसनीय गति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से अलग अलग दाव वाले अलग अलग लोगों की विशेषज्ञता के क्षेत्र अलग अलग होंगे। निंग की रक्त बूंद तलवार कला ने उसे रक्त बूंद तलवार आशय का उपयोग करते हुए स्वयं को तलवार की तरह इस्तेमाल करके अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने की भी अनुमति दी। इसे रक्त बूंद से बचने का कौशल कहा जाता था। रक्त बूंद से बचने का कौशल निंग का सबसे तेज बचाव कौशल था। छाया रहित बचाव कौशल ज्यादा अप्रत्याशित था, लेकिन थोड़ा धीमा भी था। जब से निंग ने अपने 5 सर्वोच्च दाव को पूरी तरह से एक साथ जोड़ा था, उसके रक्त बूंद से बचने के कौशल में एक बुनियादी बदलाव आया था, जिससे वह और भी तेज और विस्फोटक हो गया था। पहले वह प्रकाश की गति से लगभग 3 गुना गति से चल पाता था। अब वह अपनी गति को प्रकाश की गति से 4 गुना की नई सीमा तक बढ़ा सकेगा। मेरे तलवार के दाव के 5 तलवार अभिप्राय एक साथ एकदम सही तरीके से जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बचाव कौशल उससे कमतर है। निंग उन तीनों ज्वालामुखी दैत्यों पर पूरी तरह से हावी था, लेकिन जब उसने दूर से उस हटे कट्टे आदमी को अपनी ओर उल्टे देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बेपरवाही से पेश आए। उसने तुरंत रस्सी जैसे जादुई खजानों का इस्तेमाल करके तीनों ज्वालामुखी दैत्यों को अलग अलग बांध दिया ताकि वे उसे परेशान न कर सकें। मेरी तलवार का वार झेलो। उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति की आवाज आसमान में गूंज उठी और उसकी दूर से आती तलवार की रोशनी भी यह एक सीधी रेखा में बदल गई जो निंग की ओर भयंकर शक्ति से नीचे की ओर कट रही थी। पूरी दुनिया मानो अंधेरी हो गई और पीछे रह गया बस तलवार का वह एक भयानक वार जो नीचे की ओर कट रहा था। निंग वास्तव में इस हमले से बच नहीं पा रहा था। उसके पास बस बचाव का ही विकल्प था। फुश, अंधेरे में तलवार की रोशनी का एक काला छेद कमल के फूल की तरह घूम गया। वह बाहर की ओर घूम गया और शक्ति की परतें बिखेरने लगा।
एक पल के लिए उसकी घूमती हुई गतियां स्वर्गभंजक मुद्रा की तरह विस्फोटक रूप से शक्तिशाली हो गईं। अगले ही पल वह छायाहीन मुद्रा की तरह कोमल और क्षणभंगुर हो गई। धमाका 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 धमाका। गहरे नीले रंग की विशाल तलवार प्रकाश के काले छेद पर सीधे टूट पड़ी और घूमती हुई पंखुड़ियों की परतें आने वाले हमले की शक्ति को उग्रता से समाप्त करते हुए अन्य तलवार कलाओं में बदलने की कोशिश करने लगीं। क्या जबरदस्त रक्षात्मक तकनीक है। हृष्ट-पुष्ट आदमी महसूस कर सकता था कि उसकी गहरी नीली तलवार की आक्रामक शक्ति धीरे धीरे क्षीण, घिसी और विक्षेपित हो रही थी, मानो वह संसार के चक्र में फंस गई हो और अब कभी नहीं छूटेगी। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। वह हट्टा कट्टा आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसे अपने मालिक के तलवार के दाव पर पूरा भरोसा था। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, मैं जबरदस्त शक्ति के साथ आपको तोड़ दूंगा। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली दाव था। धमाका। निम पीछे की ओर उड़ते हुए गिर पड़ा। जमीन पर उतरने के बाद भी उसे 5 कदम पीछे हटना पड़ा, तभी वह संभल पाया। वह दूर खड़े हटे कट्टे आदमी को बड़ी सावधानी से घूर रहा था। उसने रोक दिया। आहा, बस यूं ही उसने हमारे बड़े भाई के हमले को सीधी टक्कर में रोक दिया। बिल्कुल अविश्वसनीय। वो दूसरा बेचारा, उसके 2 सर्वोच्च दाव का एकदम सही संगम हो सकता था, लेकिन हमारे बड़े भाई की तलवार ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। दूर खड़ा नीला कवच पहने आदमी ये देखकर हैरानी से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, डाकनॉर्थ ने 5 सर्वोच्च दाव में महारत हासिल कर ली है और उसने उन्हें संसार जैसे चक्र में जोड़ दिया है। उसकी तलवारबाजी में जरा भी दोष नहीं है और वह अपने सभी 5 सर्वोच्च दाव में अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दृढ़ता और कठोरता के मामले में डाकनॉर्थ का तलवार दाव निश्चित रूप से सबसे दृढ़ और कठोर तलवार दाव है। ऐसे और भी प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके तलवार दाव में सर्वोच्च दाव का उत्तम मिश्रण है, लेकिन उन सभी में खामियां हैं। हालांकि डाकनॉर्थ हर क्षेत्र में कुशल है। अगर उसे उनमें से किसी एक के खिलाफ युद्ध करना पड़े तो वह उनकी कमजोरियों पर प्रहार कर सकता है। नीले कवच वाले व्यक्ति ने सहमति में आह भरी। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। उसने वास्तव में 5 सर्वोच्च तलवार दाव बनाए हैं। अगर भविष्य में वह वर्ग स्तर का दाव लॉर्ड बन पाता है तो उसके सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड बनने की पूरी संभावना है। वास्तव में राक्षसी रूप से शक्तिशाली दाव लॉर्ड्स की एक रैंकिंग थी। अंतहीन प्रदेशों में 12 महलों के महल स्वामी डॉनस्टार ऐसे ही एक दाव लॉर्ड थे। ब्राइटशो साम्राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों का मानना था कि अगर बर्टुलू एक वर्ग स्तरीय दाव लॉर्ड बन गया तो वह संभवतः शक्ति में लॉर्ड डॉनस्टार के बराबर होगा। लॉर्ड डॉनस्टार ने एक बार अपनी कृपाण के केवल 3 वार से एक शाश्वत सम्राट को मार डाला था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंतहीन प्रदेशों के दूसरे सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड के रूप में ही स्थान दिया गया था। सभी सबसे अधिक शक्तिशाली दाव लॉर्ड्स ने सर्वोच्च दावों को एक साथ मिला दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच अभी भी शक्ति में अंतर था। हम, सफेद वस्त्रधारी आदमी ने सहमति भरी आह भरी। बिल्कुल सही। दुर्भाग्य से हम वह दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। नीला कवचधारी आदमी भी अचानक चुप हो गया। सच कहें तो वे वास्तव में जीवित प्राणी नहीं थे। उन्हें अपने गुरुओं के लिए उपयुक्त शिष्य चुनने के लिए भी यहाँ हमेशा रहना पड़ता था। हालांकि वे ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक थे, फिर भी वे बाहरी विशाल दुनिया के प्रति थोड़ी बहुत लालसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति के 6 हाथ उस एक ही तलवार की मूठ पर जकड़े हुए थे। जब वह आक्रमण करता तो उसकी क्रूरता आसमान तक फैल जाती, जब वह बचाव करता तो वह पर्वत की तरह अडिग रहता। युद्ध में उसका सामना करना ऐसा था जैसे आप किसी विशाल शिलाखंड का सामना कर रहे हों जो आपकी ओर टूटकर गिर रहा हो। जैसे जैसे वह आपकी ओर लुढ़कता उसकी शक्ति बढ़ती जाती। अगर आप बचना चाहते थे तो आपको उसके हमलों की भयानक गति को बाधित और चकनाचूर करना होगा। सौभाग्य से निंग के पास कई तरह की तकनीकें थीं और उसका भूतिया रहस्यमय छायाहीन रुख उस बलवान आदमी की हरकतों को बार बार रोक पाने में सक्षम था। बस हट्टा कट्टा आदमी अचानक रुक गया। चौंककर निंग ने भी वैसा ही किया। ये लंबी लड़ाई उसके लिए काफी फायदेमंद रही। उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने निंग पर जो भयानक दबाव डाला था उससे उसे अपनी तलवारबाजी ज्यादा प्रभावी और स्वाभाविक तरीके से चलाना सीखने में मदद मिली थी। हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने गति और शक्ति दोनों में निंग को पीछे छोड़ दिया। हालांकि निंग के तलवारबाजी के दाव में कई अलग अलग तकनीकें छिपी थीं, फिर भी वह उस व्यक्ति से बमुश्किल ही लड़ पाया। जब मेरे गुरु विश्व स्तर पर थे तो शायद वे तुमसे थोड़े कमजोर थे, अभी तुम हो। उस हटे कट्टे आदमी ने निंग की तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। तुम मेरे गुरु के मानद शिष्य बनने के योग्य हो। अपना मुंह बंद करें बड़े भाई। 2 उग्र चीखें हवा में गूंज उठीं। अपना मुंह बंद करो की धमाकेदार चीख नीले कवच वाले व्यक्ति की थी, जबकि बड़े भाई कहने वाला व्यक्ति सुंदर सभ्य दिखने वाले सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की थी। दोनों तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गए जो निंग की ओर उड़ चलीं। वे इस लड़ाई पर कड़ी नजर रख रहे थे और हर छोटी सी लहर पर ध्यान दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बड़े भाई को निंग से बात करते सुना वे तुरंत क्रोधित हो गए। बड़े भाई, तुम तो हद ही कर गए। सफेद वस्त्रधारी आदमी थोड़ा तेज था और इसलिए सबसे पहले पहुंच गया। नीचे उतरते हुए उसने गुस्से से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें डाकनॉर्थ में कोई दिलचस्पी नहीं है? डाकनॉर्थ? जब नीला कवचधारी व्यक्ति नीचे उतरा तो उसने निंग को गौर से देखा। किसी और का मानद शिष्य मत बनो। मानद शिष्य होने का क्या मतलब है? मेरे गुरु ने जो 9 तलवारें छोड़ी हैं वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। जब वे एक साथ जुड़ जाती हैं तो लगभग अजेय हो जाती हैं।
9 तलवारों के अलावा मेरे पास और भी कई खजाने हैं जो मेरे गुरु ने अपने निजी शिष्य के लिए छोड़े थे। मेरे विचार से तुम मेरे गुरु के निजी शिष्य बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। अरे हाँ, खजानों के मामले में मेरे गुरु के पास तुम्हारे खजानों से भी ज्यादा खजाना है। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, डाकनॉर्थ, तुम मेरे गुरु के निजी शिष्य क्यों नहीं बन जाते? हमारे गुरु एक दूसरे से भाइयों जैसा प्रेम करते थे। मेरे गुरु को दूसरा भाई इसलिए माना जाता था क्योंकि वे शक्ति में हेगेमोन के बाद दूसरे स्थान पर थे। तुम, नीले कवच वाला व्यक्ति क्रोधित हो गया। किसने सोचा था कि ऐसे नाजुक मौके पर, जब उन्हें अपने बड़े भाई के खिलाफ मिलकर काम करना था, वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा? मुझे दोष मत दो। मैंने अपने गुरु को एक उपयुक्त शिष्य ढूंढने में मदद करने के लिए बहुत बहुत लंबा इंतजार किया है। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मासूमियत और असहाय भाव से कहा। चुप रहो। उस हटे कट्टे आदमी के चेहरे पर बर्फीली सी भाव थे। आखिरकार उसने उन पर भड़कते हुए कहा, अब और चुप नहीं रह सकता था। फिर उसने मुड़कर निंग की तरफ देखा। डाकनॉर्थ का फैसला होगा कि वह किसे चुनता है, हेगेमोन का मानद शिष्य बनना है या तलवार के 2 अन्य शाश्वत सम्राटों में से किसी एक का निजी शिष्य बनना है। उसे किसे चुनना चाहिए? पुस्तक 28, अध्याय 36, हेगेमन्स के खजाने। जी निंग अपनी छाती में जकड़न महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि तीनों उसे घूर रहे थे। जब सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी दोनों ने उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तो निंग ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे शैतानों के रसातल के 36वें स्तर पर बेहद सावधान रहना होगा। आखिरकार उससे ज्यादा शक्तिशाली लोग भी यहाँ मारे गए थे। हालांकि निंग को अपने रक्षात्मक कौशल पर पूरा भरोसा था और बिना लड़े पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं था। वह अपने इस मुख्य क्लोन का इस्तेमाल करके अंतिम स्तर को चुनौती देने का जोखिम उठाने को तैयार था। अगर वह जीत जाता तो उसे अपार धन संपत्ति मिलती और अंत में चीजें उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान हो गईं। न सिर्फ उसने अपनी स्वर्गभंजक मुद्रा में महारत हासिल कर ली थी, बल्कि उसने लगभग स्वतः ही 5 तलवार इरादों को एक संसार तलवार इरादे में मिला दिया था। सच में ये सब बिल्कुल सही था। निंग बहुत पहले ही ब्राइट मून के सभी 5 स्टान्स में बॉटलनेक तक पहुंच चुका था। उसने सबसे पहले ब्राइट शो किंगडम के स्वॉर्ड पैलेस में यिन यांग स्टान्स में सफलता हासिल की थी, फिर बढ़ती तरलता के साथ बाकी 4 स्टान्स में भी सफलता हासिल की थी। जितना ज्यादा उसने प्रशिक्षण लिया, उतनी ही तेजी से सफलताएं मिलती गईं। आखिरकार वे सभी एक साथ मिलकर एक संपूर्ण रूप ले पाए। यिन यांग स्टान्स, ब्लड ड्रॉप स्टान्स, शेडोलेस स्टान्स, 16 हॉट स्टान्स और हेवन ब्रेकर स्टान्स। वरिष्ठ निंग ने उस हृष्ट पुष्ट व्यक्ति की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कनिष्ठ हेगेमोन का निजी शिष्य बनने के योग्य है। अगर उसे चुनना ही होता तो वह सर्वश्रेष्ठ चुनता। निजी शिष्य? हट्टा कट्टा आदमी चौंका, फिर एक अजीब सी हंसी। काफी महत्वाकांक्षी है ना? लेकिन अगर तुम हेगेमोन के निजी शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें उसके ब्रह्मांडीय खजाने से मान्यता मिलनी चाहिए। क्या इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है? निंग ने पूछा। इसने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें पूछने में मदद करूंगा। हटे कट्टे आदमी ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। भीतरी दुनिया की बाहरी दुनिया में वापस। हेगेमोन का 540,000 मीटर ऊंचा शव अनगिनत सालों से बिना हिले डुले चुपचाप खड़ा था। उसके दोनों हाथ उस गहरे नीले रंग की महान तलवार की मूठ पर लगातार जकड़े हुए थे। अचानक महान तलवार की सतह पर रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी और तलवार से एक तीखी आवाज निकली। स्वॉश! तलवार के दाव के ग्रैंडमास्टर्स की 3 लाशों के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। क्या हो रहा है? मुझे यकीन है कि मैं यूं ही कल्पना नहीं कर रहा था। मुझे यकीन है कि अभी अभी मुझे एक लहर सी महसूस हुई होगी। सफेद वस्त्र पहने, चांदी जैसी आंखों वाला एक आदमी तीनों लाशों को गंभीरता से घूर रहा था। क्या अभी कुछ अजीब हुआ है? राक्षसों के रसातल का 36वां स्तर। तीनों ज्वालामुखी दैत्यों को निंग ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वे अपनी अपनी जगह पर लौट आए थे और एक बार फिर विशाल ज्वालामुखियों की तिकड़ी में बदल गए थे। जी निंग, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और नीला कवचधारी व्यक्ति तबाह धरती पर खड़े उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को घूर रहे थे। तीनों ही काफी घबराए हुए थे। अगर ब्रह्मांड का खजाना निंग को अपना स्वामी मानने को तैयार था, तो निंग का चुनाव क्या होगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। मैंने पूछा है। मांसल आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। और कैसा रहा? निंग ने पूछा। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जवाब क्या होगा। अगर ब्रह्मांड के खजाने ने सचमुच उसे अपना स्वामी मान लिया होता तो शायद कुछ खास संकेत जरूर दिखाई देते। हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने आह भरी। तलवार के दाव के बारे में आपकी समझ सचमुच उत्तम है और इसमें वास्तव में वह साधना पथ भी शामिल है जिस पर हेगेमोन चला था। आपके पास तलवार का सबसे उत्तम दाव है जो मैंने कभी देखा है। लेकिन उस तलवार ने मुझे बताया कि वह आपको पसंद नहीं करती। क्या मुझे पसंद नहीं? निंग हैरान रह गया। ठीक है, बस इसे तुम पसंद नहीं, हृष्ट-पुष्ट आदमी बोला। यह अनगिनत सालों से हमारे मालिक के पीछे पीछे चला आ रहा है और इसे मालिक जैसे लोग पसंद हैं। समुद्र जितने विशाल और साहसी और पहाड़ों जितने गहरे और स्थिर। इसे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं। निंग अवाक रह गया। तो यही वजह थी कि तलवार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे एक पुरुष किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकता है या फिर पुरुष किसी स्त्री के प्रति। ब्रह्मांड की तलवार भी केवल उसी के साथ जाने को तैयार थी जिस पर उसका मन मोहित हो। स्पष्ट रूप से हेगेमोन ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, जिससे वह उन साधकों को ज्यादा पसंद करती थी जिनका व्यक्तित्व हेगेमोन जैसा होता था। लगता है मेरे और उस तलवार के बीच नियति का कोई बंधन नहीं है।
निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर वह उसे पसंद नहीं थी तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह थोड़ा निराश था, लेकिन इनकार से वह टूटा नहीं था। आखिरकार ब्रह्मांड के खजाने को अपने अधीन करने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल था। शाश्वत सम्राट भी ब्रह्मांड के खजाने को पाने का सपना देखते थे। निंग ने खुद को इसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। फिर भी अपनी मानसिक तैयारियों के बावजूद वह अपने दिल की गहराइयों में गहरी निराशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम्हें मेरे टाइप वाले पसंद नहीं, है ना? तुम्हें मेरे टाइप वाले पसंद नहीं, मुझे भी तुम पसंद नहीं। फिर भी निंग खुद जानता था कि ये आत्मसांत्वना के शब्द मात्र थे। आखिरकार ब्रह्मांड का खजाना पाने के लिए वह अब तक का सबसे करीब था। बहुत निराश मत हो, डार्कनॉर्थ, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने सांत्वना दी। ये तो बस एक ब्रह्मांड का खजाना है। हमारा बड़ा भाई बहुत ज्यादा मान करता है, लेकिन ब्रह्मांड का खजाना तो उससे भी ज्यादा मान करता है। इसका स्वभाव भी अजीब है, नीले कवच वाले आदमी ने जल्दी से कहा। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें मेरे गुरु का निजी शिष्य बन जाना चाहिए। डार्कनॉर्थ, क्या तुमने अभी तक फैसला कर लिया है? बलवान आदमी ने पूछा। निंग ने एक पल सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हेगेमोन का मानद शिष्य बनने या दो अनुचर शाश्वत सम्राटों में से किसी एक का निजी शिष्य बनने के बीच चुनाव करना होगा। वरिष्ठ जनों, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि अगर मैं हेगेमोन का मानद शिष्य बनूं या आपके गुरुओं का निजी शिष्य बनूं, तो मुझे कौन कौन से खजाने मिल पाएंगे? मुझे कौन कौन सी तकनीकें सीखने को मिलेंगी? अगर आप मुझे थोड़ा और बताएं तो मैं सही फैसला लेने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाऊंगा। निंग ने कहा। समझ में आता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ, पहले देख लो। तीनों ने हाथ हिलाए। फुश फुश फुश। उनके सामने पहले खाली और उजड़ी हुई जमीन जादुई खजानों की छवियों से भर गई, जो सभी बेहद असाधारण लग रहे थे। मैं पहले जाऊंगा। नीले कवचधारी आकृति ने रक्तवर्णी 9 तलवारों की उड़ती हुई छवियों की ओर इशारा किया। सबसे पहले तुम्हें ये 9 कीमती तलवारें मिलेंगी। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हैं और सामान्य परिस्थितियों में इन्हें खरीदना लगभग असंभव है। तुम्हें ये कवच, ये लौकी और यह ध्वज भी मिलेगा, और निश्चित रूप से तुम्हें गुरु की तलवारबाजी की विरासत के साथ साथ उनकी गुप्त कलाएं, दिव्य क्षमताएं आदि भी मिलेंगी। एक शाश्वत सम्राट के खजाने का बड़ा हिस्सा निंग के सामने पड़ा था। निंग उन्हें देखते हुए कई विचारों से भर गया। मेरी बारी। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने पास मौजूद खजानों के बारे में बताना शुरू किया और बैंगनी मूठ वाली, सोने की मूठ वाली और सफेद मूठ वाली तलवारों के साथ साथ अपने पास मौजूद कई अन्य खजानों की ओर इशारा किया। वह हट्टा कट्टा आदमी मलबे में चुपचाप खड़ा रहा। अपने दूसरे भाई और तीसरे भाई के बोलने के बाद ही उसने शांति से कहा, मेरे पास 2 मानद शिष्यों के लिए 2 खजाने के सेट हैं जिन्हें गुरु स्वीकार करने को तैयार हैं। आप अपनी पसंद का एक चुन सकते हैं। पहले सेट में अराजकता अमृत के 50 मिलियन क्यूब शामिल हैं। इसमें 2 दाव सील भी शामिल हैं जिन्हें हेगेमोन ने खुद गढ़ा था। इसमें वह तलवार भी है जिसका इस्तेमाल हेगेमोन ने अपने ब्रह्मांडीय खजाने को हासिल करने से पहले किया था। इस तलवार का मूल्य मेरे दूसरे भाई और तीसरे भाई द्वारा आपको दिए गए हथियारों के बराबर है। इसके अलावा आपको मास्टर द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण तलवार कला विरासत, साथ ही उनकी दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं तक भी पहुंच प्राप्त होगी। दूसरे सेट में 50 मिलियन क्यूब कैओस नेक्टर, 2 दाव सीलें जिन्हें हेगेमोन ने खुद गढ़ा था, और वह कवच भी शामिल है जो हेगेमोन ने अपने जीवनकाल में पहना था। इस कवच में कई अद्भुत गुण हैं और इसकी कीमत भी उनके 2 अनुचरों के हथियारों जितनी ही है। इसके अलावा आपको मास्टर द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण तलवार कला विरासत, साथ ही उनकी दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं भी मिलेंगी। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद वह बलवान आदमी चुप हो गया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति और नीला कवचधारी व्यक्ति दोनों ने निंग की ओर आशा भरी नजरों से देखा। निंग ने हर उड़ते हुए भ्रम की बारीकी से जांच की। सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी व्यक्ति ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन इसमें उसके लिए बहुत बड़ी दौलत शामिल थी। वह इस फैसले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। अन्य 2 शाश्वत सम्राटों ने अपना लगभग सारा खजाना अपने निजी शिष्यों को दे दिया था। ये खजाने संख्या और मूल्य दोनों में अद्भुत थे। मूल्यवान खजानों के मामले में दोनों शाश्वत सम्राटों के पास ज्यादा था, लेकिन हेगेमोन जो पीछे छोड़ गया था वह उसके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। ये बहुत संभव था कि तलवार के दाव के मामले में अनंत प्रदेशों में कोई भी मृत हेगेमोन की बराबरी का न हो। उसकी तलवारबाजी की विरासत ऐसी थी जिसे निंग को फिर कभी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हेगेमोन ने अपना दांवमज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसकी तलवारबाजी निश्चित रूप से एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में निंग के लिए बहुत मददगार साबित होगी। सबसे अच्छे खजाने वे हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा मुझे बाकी 2 शाश्वत सम्राटों के खजाने बेचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हेगेमोन द्वारा छोड़े गए दाव सील और अराजकता अमृत मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हैं। निंग ने सिर हिलाया। मुझे माफ कर दो वरिष्ठों, निंग ने क्षमा याचना करते हुए कहा। सफेद वस्त्रधारी और नीले कवचधारी दोनों ने आह भरी, कुछ उदास से लग रहे थे। सफेद वस्त्रधारी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हम दोनों को ही अंदाजा था कि यही तुम्हारा जवाब होगा। एक हेगेमोन की तलवारबाजी की पूरी विरासत। हम दोनों ही जानते हैं कि तलवार के ताव के साधक के लिए ऐसी चीज कितनी आकर्षक होती है। तलवार के दाव के एक हेगेमोन की पूरी तलवार कला विरासत बिल्कुल अमूल्य थी। हो सकता है कि आपको तलवार के दाव के कुछ ग्रैंडमास्टर मिल जाएं जो सम्राट मिरजनो के सामान्य स्तर के हों, लेकिन हेगेमोन स्तर के किसी व्यक्ति की खोज कहाँ से शुरू करें? निंग के वर्ज स्तर के दावलॉर्ड बनने के बाद भी तलवार कला की इतनी संपूर्ण विरासत ढूंढने के लिए कोई भी धनराशि पर्याप्त नहीं होगी।
बधाई हो बड़े भाई। बड़े भाई, आपको आखिरकार अपने गुरु के लिए एक मानद शिष्य मिल ही गया। बाकी दोनों ने बधाई दी। वे मन ही मन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। उन दोनों और उनके बड़े भाई ने उत्तराधिकारी के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। बस फर्क इतना था कि उनका बड़ा भाई उनसे भी ज्यादा सख्त था। अनगिनत साल बीत गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने आखिरकार हेगेमोन के लिए एक मानद शिष्य चुन ही लिया था। हेगेमोन कुल मिलाकर केवल 2 मानद शिष्यों को ही स्वीकार करेगा, जिसका मतलब था कि उसके मानद शिष्यों के साथ सम्राट मिरजनो के निजी शिष्यों से कई गुना बेहतर व्यवहार किया जाएगा। वह तलवार जो हेगेमोन ने कभी चलाई थी, वह कवच जो उसने कभी पहना था, दोनों ही सचमुच अमूल्य थे। डाकनॉर्थ हृष्ट-पुष्ट आदमी के होंठ खुल गए और आखिरकार उसने एक अनोखी मुस्कान बिखेरी। मेरे पीछे आओ। वह एक रोशनी की किरण में बदल गया और दूर स्थित मंदिर की ओर उड़ चला। पुस्तक 28 अध्याय 37 गोलियों का आदर्श। स्वूश स्वूश, वह बलवान आदमी और जी निंग एक साथ मंदिर में आगे बढ़े। अरे, मंदिर के अंदर निंग ने बहते लावा की झीलें देखीं, जिनके बगल में अजीबोगरीब पेड़ थे जो मानो महीन जैड से बने हों। निंग पहचान नहीं पा रहा था कि ये पेड़ कहाँ से आए हैं। लावा झीलों के पास एक साधारण सा पत्थर का घर था और घर के अंदर कमल की मुद्रा में एक आकृति बैठी थी। वह आकृति बिना हिले डुले वहां बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वह अनगिनत अराजकता चक्रों से वहां मौजूद थी। गुरुजी, वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति पास आया और फिर आदरपूर्वक बोला, मैंने आपके लिए एक मानद शिष्य चुन लिया है। निंग को तुरंत एहसास हो गया कि पत्थर के घर के भीतर कमल की मुद्रा में बैठी आकृति संभवतः हेगेमोन की वसीयत और यादों का एक टुकड़ा थी, जिसे हेगेमोन ने मरने से पहले पीछे छोड़ दिया था। बैठे हुए व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें पत्थर के घर के अंधेरे में 2 विशाल अनुप्रस्थ नलियों की तरह चमक उठीं। निंग तुरंत उसकी निगाहों में खो गया। मेरे शिष्य, अगर भविष्य में तुम दाऊमज में सफल हो और अनंत काल प्राप्त करो, तो मेरी यही कामना है कि तुम उस अनुग्रह का बदला चुकाओ जो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। गोलियों के आदर्श को। पत्थर के कमरे के भीतर से जटिल भावनाओं और हताशा से भरी एक आवाज गूंजी। फुश। बैठी हुई आकृति से एक प्रकाश की किरण तुरंत निकली और सीधे निंग की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने निंग को छुआ, वह तुरंत उसके शरीर में समा गई। बैठी हुई आकृति अब थोड़ी धुंधली और फीकी लग रही थी। कुछ ही क्षणों बाद पत्थर के घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। निंग वहीं खड़ा था। उसके मन में अनेक चित्र घूम रहे थे। ये चित्र एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति के थे जो अपनी युवावस्था में तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहा था। इसमें उसके एक ज्येष्ठ देवता, फिर एक विश्व देवता, फिर एक दाउलॉर्ड और अंततः एक शाश्वत सम्राट बनने के चित्र भी शामिल थे। साथ ही उससे जुड़ी कई तलवारबाजी कलाएं भी। तलवारबाजी की शुरुआत कमजोर रही, फिर मजबूत होती गई और फिर निंग की कल्पना से भी आगे निकल गई। ये हेगेमोन 2 सर्वोच्च दाव को एक साथ जोड़कर अपने स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि यह निंग के किए गए काम जितना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं था। वह एक तेजस्वी व्यक्तित्व बन गया जिसने सच्चा शाश्वतत्व प्राप्त किया और फिर उसे हेगेमोन की सम्मानजनक उपाधि दी गई। सबसे ज्यादा शक्तिशाली दाउलॉर्ड भी इतनी शक्ति वाले शाश्वत सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्वयं अपने युग के सबसे ज्यादा शक्तिशाली दाउलॉर्ड में से एक था। अब जब वह एक शाश्वत सम्राट था, तो वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। कितनी शक्तिशाली तलवार है। निंग की आंखें एकाग्र नहीं थीं और नशे में थीं और उसके विचार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली तलवार कलाओं की छवियों से भरे हुए थे। कुछ में तो इतनी अविश्वसनीय जादुई शक्ति थी कि वे दाव की सीमाओं को भी पार करती प्रतीत होती थीं। उस तलवार का एक ही वार स्पेस टाइम की सीमाओं को पार कर सकता था और 100 प्रदेश दूर स्थित शत्रु को मार सकता था। उस तलवार के एक ही वार से स्पेस टाइम पीछे की ओर प्रवाहित हो सकता था, जिससे तलवार चलाने वाला समय में पीछे जा सकता था। अफसोस, यह अतीत में मारे गए लोगों को वापस जीवित करने में सक्षम नहीं थी। वैकल्पिक ब्रह्मांड के आकियस क्षेत्र के जेनेसिस लेंस के प्राइम रीचेज। यह एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी जगह थी और यहाँ मारे गए 35 शाश्वत सम्राट इसके सबसे महत्वपूर्ण या सबसे रहस्यमय पहलू भी नहीं थे। जीवित शाश्वत सम्राटों को मृतकों की ज्यादा परवाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे ब्रह्मांड के खजानों में थोड़ी बहुत रुचि दिखाते थे। जीवित शाश्वत सम्राटों को असल में ब्रह्मांड के मूल तत्वों में छिपे कुछ रहस्यों की परवाह थी। इन्हीं रहस्यों ने विनाश के चच के स्वामी को सत्ता में आने, इस पूरे ब्रह्मांड का नंबर 1 विशेषज्ञ बनने और इसे अपने झंडे तले एकजुट करने में मदद की थी। फुश। एक काली धुंधली आकृति आकाश में उड़ी, जो बाहरी पहुंच से आने वाली प्राइमजन्स श्रृंखलाओं को पार करती हुई सीधे आंतरिक पहुंच की दुनिया में उड़ गई। क्या यह ऐसे कैसे संभव है? क्या आंतरिक पहुंच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्राइमजन्स श्रृंखलाओं को पैदल पार करना नहीं है? प्राइमजन्स श्रृंखलाओं के बाहरी छोर पर 18 विश्व स्तरीय साधक और 3 दाउलॉर्ड खड़े थे। उन विश्व स्तरीय साधकों में से एक जल प्रभु अग्निसर्ज था। अग्निसर्ज ने भी बाहरी छोर पर घूमते हुए काफी समय बिताया था और इसके परिणामस्वरूप उसे भी काफी लाभ हुआ था। उसे लगा कि उसमें काफी सुधार हुआ है, इसलिए वह एक बार फिर प्राइमजन्स श्रृंखलाओं के विरुद्ध खुद को परखना चाहता था। अफसोस, हालांकि इस बार वह 900 किलोमीटर के निशान तक पहुंच गया, फिर भी वह असफल रहा। कोई कैसे उड़कर पार जा सकता है? वाटरलॉर्ड फायरसेज ने अविश्वास से धुंधले कपड़े पहने उस आकृति को देखा जो अभी अभी उनके पास से उड़कर गुजरी थी। जब वह काली धुंधली आकृति उनके पास से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष समय का उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं था।
वह धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन वास्तव में वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि लगभग तुरंत ही डाउनलोड्स और विश्व स्तरीय साधकों की दृष्टि से ओझल हो गई। विश्व स्तरीय साधकों और डाउनलोड्स को प्राइमजेंस जंजीरों पर चलना होगा, यदि नहीं तो उन्हें नीचे रसातल में खींच लिया जाएगा और निगल लिया जाएगा। केवल शाश्वत सम्राट ही प्राइमजेंस जंजीरों को अनदेखा करने और सीधे आंतरिक पहुंच की दुनिया में उड़ने का साहस कर सकते हैं। ठीक है, वह कोई शाश्वत सम्राट रहा होगा। वह शाश्वत सम्राट कौन था? डाउनलोड्स और विश्व स्तरीय साधक उस व्यक्ति की स्थिति का तुरंत अंदाजा लगा सकते थे। शाश्वत सम्राट अत्यंत दुर्लभ और संख्या में कम थे। ये समझना जरूरी है कि उनमें से केवल 2 ही जेनेसिस लैंड्स में रहते थे, एक सम्राट मनीसील और दूसरे सम्राट नॉर्थ ट्री। वह दुबली पतली आकृति जो उड़कर गुजरी थी, स्पष्ट रूप से उनमें से किसी की नहीं थी। तो फिर यह कौन सा शाश्वत सम्राट है? मैंने बहुत से लोगों और बहुत सी चीजों को देखा है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता कि वह कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डाउनलोड ने हाल ही में अपना डाउमेज पूरा किया हो और एक नया शाश्वत सम्राट बन गया हो? लेकिन ऐसा होते ही ये खबर पूरी तरह से विनाश के चच में फैल जाएगी। डाउनलोड और विश्व स्तरीय साधक अपने अनुमान लगाते रहे, जो कुछ हुआ था उससे हैरान थे, लेकिन उन सभी ने उस काली आकृति के रूप को याद कर लिया था। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें याद रहे कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वे कभी अपमान नहीं करेंगे। भीतर तक पहुंच 35 प्राचीन लाशें अभी भी इस दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। सफेद वस्त्र पहने, चांदी जैसी आंखों वाला वह आदमी वहीं खड़ा रहा, चुपचाप तलवार के तीनों महारथियों की लाशों का निरीक्षण करता रहा। मुझे यकीन है कि अभी अभी मुझे एक खास लहर का एहसास हुआ। क्या हो सकता है कि यहाँ प्रमुख तत्वों के कुछ पौराणिक रहस्य छिपे हों? सफेद वस्त्रधारी उस आदमी ने उस क्षेत्र के हर इंच की बारीकी से जांच की। प्रमुख तत्वों के रहस्यों से जुड़ी कोई भी चीज किसी भी बड़ी शक्ति को वासना से पागल करने के लिए पर्याप्त थी। विनाश का चच इसका एक आदर्श उदाहरण था कि यह क्या ला सकता है। ऐसी चीज के लिए कौन पागल नहीं होगा? फुश, हल्की हवा चली और एक आकृति प्रकट हुई। क्या? सफेद वस्त्रधारी आदमी इतना हैरान था कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। बिना कुछ समझे कोई मेरे बगल में कैसे आ गया? वह चौथे चरण का एक डाउनलोड था और बेहद प्रसिद्ध भी। एक बार उसने एक शाश्वत सम्राट से बहुत लंबे समय तक युद्ध किया था, उसके बाद वह भाग गया था। वह निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली था कि कई अन्य डाउनलोड्स भी आश्चर्य से आहें भरते थे। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और पास खड़ी आकृति को घूरने लगा। लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक दुबली पतली आकृति खड़ी थी, जिसने काले पतले कपड़े पहने हुए थे। उससे असीम शीतलता और पवित्रता का आभास फैल रहा था, और वह वहां ऐसे खड़ी थी मानो वह स्वयं इस संसार की उत्पत्ति का स्रोत हो। उसके आसपास की हर चीज मानो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा के अधीन हो। यहाँ उसका राज सर्वोच्च था। आदिम स्टाक्वीन, गोलियों की प्रतिमूर्ति। सफेद वस्त्रधारी आदमी इतना भयभीत था कि उसका दिल डर से कांप उठा। वह जल्दी से सम्मान से घुटनों के बल गिर पड़ा। ये जूनियर आपको नमस्कार करता है, स्टाक्वीन। विनाश के चर्च का सर्वोच्च पदस्थ सदस्य उसका नेता और स्वामी था, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एकीकृत किया था। उसके बाद दूसरे स्थान पर 16 स्टाकिंग थे। 16 स्टाकिंग सभी अथाह गहन व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन उनके समूह में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय सदस्य 3 आदिम स्टाकिंग के नाम से जाने जाते थे। वे अन्य 13 से अलग थे और उन्हें आदिम इसलिए कहा गया क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के जन्म से ही जीवित थे। श्वेत सम्राट विनाश के चर्च के नेता के गुरु थे, और वे 3 आदिम स्टाकिंग में से एक थे। जहाँ तक गोलियों की प्रतिमूर्ति का प्रश्न है, वह भी उन तीनों में से एक थी। वह एक अत्यंत रहस्यमयी व्यक्ति थी जो रहस्यमयी तरीके से चलती थी और शायद ही कभी अपना परिचय देती थी। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राटों के लिए भी उससे मिलना बहुत मुश्किल था। हालांकि इस ब्रह्मांड के अधिकांश उच्च पदस्थ सदस्य जानते थे कि वह कैसी दिखती थी। वह हमेशा काली पट्टी बांधे रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी सी ठंडक छाई रहती थी। जहाँ तक उसके चेहरे का सवाल है, वह हमेशा कोहरे की एक बेढंगी परत में छिपा रहता था। उसके असली चेहरे को देखना नामुमकिन था। यहाँ अभी क्या हुआ? काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने दूर पड़े उस महान तलवारधारी व्यक्ति की लाश को घूरा। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। मुझे अचानक ऐसा क्यों लगा जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो। बड़े भाई, ज्यादा अधीर मत हो। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, मैं स्पेस टाइम के प्रवाह को उलट दूंगा और तुम सबको वापस जीवित कर दूंगा। काले वस्त्र पहने आकृति ने धीरे से खुद से कहा। उसने ये शब्द बहुत बहुत बार कहे थे। उसकी नजर पूरी तरह से उस हट्टे कट्टे तलवारधारी आदमी पर टिकी हुई थी। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके आसपास का आभामंडल भी तरंगित और गूंजने लगा। ये समझना जरूरी है कि यह जगह जेनेसिस लैंड्स की सबसे ऊंची पहुंच थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। जी निंग और विभिन्न डाउनलोड यहाँ उड़ भी नहीं सकते थे, जो इस बात का प्रमाण था कि यहाँ की विभिन्न प्रतिबंधक शक्तियाँ कितनी शक्तिशाली थीं। और फिर भी काले वस्त्र पहने उस आकृति के जरा से भी चौंकने का संकेत आसपास के क्षेत्र को हिला देने और गड़गड़ाहट पैदा करने के लिए पर्याप्त था। सभी दाव कांप रहे थे, मानो उससे दूर हटना चाहते हों। जहां मैं खड़ा हूं, वहां अन्य सभी दाव को घुटने टेकने होंगे। ये देखकर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का हृदय भय से कांप उठा। वह 3 आदिम स्टाकिंगों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। दरअसल किंवदंतियों के अनुसार चर्च ऑफ एनिहिलेशन का नेता केवल इसलिए सत्ता में आ पाया क्योंकि तीनों आदिम स्टाकिंगों को युद्ध या सत्ता में कोई रुचि नहीं थी। किंवदंतियों के अनुसार वास्तव में तीनों आदिम स्टाकिंग अपने नेता जितने ही शक्तिशाली थे। बेशक ये सिर्फ किंवदंतियां थीं। हालांकि 3 आदिम स्टाकिंग इस ब्रह्मांड के जन्म से ही अस्तित्व में थे।
इसीलिए सभी को विश्वास था कि वे इसके रहस्यों को जानते हैं। क्या हो रहा है? पहले तो सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सफेद वस्त्रधारी आदमी हैरान था। जहां तक काले वस्त्र पहने उस आकृति गोलियों के आदर्श की बात है, उसने उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति के सामने रखे खजानों को घूरा। डॉलॉर्ड्स जैसे अन्य लोग शायद कुछ भी न देख पाएं, लेकिन उसकी निगाहें आसानी से प्रतिबंधात्मक मंत्रों को भेद गईं और उसे एहसास हुआ कि अब ढेर से एक खजाना गायब है। एक खजाना गायब हो गया है। इसे कौन ले गया? पैरागॉन ने अपने आसपास का नजारा देखा, जिससे अंदर की हर चीज उसकी नजर में आ गई। बताओ, यहाँ क्या हुआ? गोलियों का आदर्श श्वेत वस्त्रधारी आदमी को गौर से देख रहा था। मैं सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को सचमुच ये पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। फुश, एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी युवक जिसकी पीठ पर तलवार लटक रही थी, अचानक कहीं से प्रकट हुआ। पुस्तक 28 अध्याय 38 त्रिपर्णी क्षेत्र। जी निंग शैतानों के रसातल से निकलकर एक अद्भुत मनोदशा में भीतरी भाग में लौट आई थी। लेकिन फिर अरे, निंग अपने सामने खड़ी दो आकृतियों को घूर रहा था। हालांकि सफेद वस्त्र पहने चांदी जैसी आंखों वाले उस आदमी का व्यवहार असाधारण था, फिर भी निंग उसकी उपस्थिति से ज्यादा हैरान नहीं हुआ। जेनेसिस लैंड्स के अंदरूनी इलाकों में कई प्रसिद्ध और शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स रहते थे, लेकिन जब उसने उस दुबली पतली काले वस्त्र पहने आकृति को देखा तो निंग अपने दिल में एक सदमे का एहसास महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह उससे ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन निंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधा आदमी धुंध में फूल ढूंढ रहा हो। वह देख नहीं पा रहा था कि वह कैसी दिखती है, उसे बस इतना ही महसूस हो रहा था कि उससे एक अविश्वसनीय ठंडक का आभास निकल रहा था, इतना ठंडा कि वह उसकी आत्मा में गहराई तक समा गया और उसे सिहरन पैदा कर दी। ये कौन है? निंग चौंक गया। हमारे तलवार महल का लॉर्ड वुडफ्लावर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। काले कपड़ों वाली वह शख्सियत भी निंग को घूर रही थी, उसे एक नजर से परख रही थी। उसकी आंखें मानो उसे और उसके सारे राज साफ देख रही थीं। निंग समझ गया कि वह उसे घूर रही है। यह एक अजीब सा एहसास था। वह उसे घूर रही थी, लेकिन निंग उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। तो तुम ही थी? काले कपड़े पहने वह शख्स अचानक बोल पड़ा, और उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही ठंडी और तीखी थी जैसी उसने सोची थी। अचानक उसने अपनी आस्तीन हिलाई। फुफ, निंग हवा में गायब हो गया। चर्च ऑफ एनिहिलेशन के नियमों के अनुसार जेनेसिस लैंड्स में हर तरह की हिंसा वर्जित थी। किसी का जबरन अपहरण करना या किसी को दूर भेजना भी इसी तरह वर्जित था। पास खड़ा डाउनलॉर्ड बस खामोश देखता रहा, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर चर्च ऑफ एनिहिलेशन के नेता को भी इस बारे में पता चल गया तो भी वह शायद कुछ नहीं कहेगा। गोलियों का आदर्श 3 आदिम स्टाकिंग्स में से एक, भले ही उसने जेनेसिस भूमि में सभी का नरसंहार करने का फैसला किया हो, इससे क्या होगा? निंग को गायब करने के बाद गोलियों के आदर्श ने शांति से कहा, अब आप जा सकते हैं। हाँ, चांदी जैसी आंखों वाले आदमी ने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति दी, फिर तेज गति से भाग गया। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने अपना सिर उठाया और उस हृष्ट-पुष्ट तलवारधारी आदमी की लाश को घूरने लगी। उसकी आंखों में लगभग स्तब्धता सी थी। वह समय को भूलकर बस चुपचाप उसे देखती रही। वह मर चुका था, बहुत बहुत समय पहले, लेकिन उसकी लाश वैसी ही दिख रही थी जैसी जिंदा रहते हुए दिखती थी। गोलियों का आदर्श। अचानक एक आवाज गूंजी। हम। काले वस्त्र पहने पैरागॉन ने शान से मुड़कर अपनी चमकदार मनमोहक खूबसूरत आंखों से अपने पीछे का क्षेत्र देखा। दूर गहरे नीले वस्त्र और ऊंचा मुकुट पहने एक ताओवादी खड़ा था। वह सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। मैनीसील, पैरागॉन की आवाज पहले जैसी ही शांत थी। सुना है तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुमने लाइफ ब्लड दाव सील नाम की कोई चीज भी बना ली है। सम्राट मनीसील चौंक गए। दरअसल मुहरों के ताव में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जीवनदायिनी ताव मुहर थी, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। विनाश के चर्च में केवल शाश्वत सम्राट ही इस बारे में जानते थे, चर्च के नेता और श्वेत सम्राट को ही। ऐसा कैसे हुआ कि 3 आदिम स्टाकिंगों में से एक, गोलियों के प्रतिमान को भी यह पता चल गया? लगता है तुम हर चीज पर कड़ी नजर रखते हो, पैरागॉन। सम्राट मनीसील ने सिर हिलाया। तो मुझे लगता है तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या आप अपने उस शिष्य को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टना चाहते हैं? पैरागॉन ने कहा, स्पेस टाइम को उलटने की महारत के मामले में आप शायद हमारे ब्रह्मांड में किसी और से ज्यादा कुशल हैं, सम्राट मनीसील ने कहा। चर्च के नेता और श्वेत सम्राट ने मुझसे बहुत ज्यादा मांगे की हैं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करने और यह पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे शिष्य को पुनर्जीवित करने पर विचार कर सकते हैं? मैं आपके शिष्य को नहीं बचा सकता, लेकिन चर्च का नेता बचा सकता है, पैरागॉन ने शांत भाव से कहा। उसे नहीं बचा सकते? सम्राट मनीसील स्तब्ध रह गया। स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टना और उस प्राणी को वापस जीवित करना जिसकी सच्ची आत्मा बुझ गई थी, ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले महान दाव में से एक का उल्लंघन है, पैरागॉन ने धीरे से कहा। ब्रह्मांड भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसलिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टना ब्रह्मांड की इच्छा और नियति के विरुद्ध जाना है। विनाश के चर्च का स्वामी हमारे ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों की कुछ शक्ति उधार ले सकता है और इस प्रकार ब्रह्मांड के आक्रमण का प्रतिरोध करने में सक्षम होगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पैरागॉन ने कहा। सम्राट मनीसील के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। क्या आपने बहुत पहले नहीं कहा था कि स्पेस टाइम को उल्टना और उन लोगों को वापस जीवन में लाना बहुत आसान था जो शाश्वत सम्राट स्तर से नीचे थे? सम्राट मनीसील ने अधीरता और दिल टूटने का अनुभव किया। गोलियों के आदर्श ने उसे ठंडी नजर से देखा।
सम्राट मनीसील का दिल कांप उठा। बहुत पहले गोलियों का आदर्श इस ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच चुका था। उस समय विनाश के चर्च का नेता अभी तक सत्ता में नहीं आया था और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 3 आदिम स्टार्किंग थे। उस समय गोलियों की प्रतिमूर्ति ने अपने बड़े भाई को वापस लाने के लिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने की हर संभव कोशिश की थी, हर कीमत चुकाई थी। अफसोस, आखिरकार वह असफल रही। उसे ब्रह्मांड से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी थी कि वह खुद भी लगभग मर ही गई थी। निराशा से ग्रस्त होकर उसने अन्य 2 आदिम स्टार्किंगों से कहा था, अगर मैं शाश्वत सम्राट स्तर से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने की कोशिश कर रही होती तो ये बहुत आसान होता, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को पुनर्जीवित करना जिसने शाश्वतता प्राप्त कर ली है, ये बहुत बहुत कठिन है। उसके बाद गोलियों का प्रतिरूप अकेले ही चला गया और लंबे समय के लिए गायब हो गया। बाद में जब चर्च ऑफ एनिहिलेशन का स्वामी शक्तिशाली हो गया और उसने ब्रह्मांड को एकीकृत कर दिया तो उसने 16 स्टार्किंग्स को अपने संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तभी गोलियों का प्रतिरूप एक बार फिर प्रकट हुआ था। अपने शिष्य को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने की कोशिश मत करो। विनाश के चर्च के स्वामी के अलावा कोई भी यह कार्य पूरा नहीं कर सकता। पैरागॉन की आवाज ठंडी थी। मैं किसी को भी वापस नहीं ला सकता। सम्राट फूबो को पता था कि अब वह और कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये 3 आदिम स्टार्किंगों में से एकमात्र महिला सदस्य थी और वह अथाह शक्तिशाली थी। तीनों आदिम स्टार्किंगों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। जब गोलियों की प्रतिमूर्ति ने अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी तो बाकी 2 ने उसे सफल बनाने में मदद करने के लिए काफी त्याग किया था। सच कहूं तो किसी को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेस टाइम को उल्टना गोलियों के आदर्श के लिए एक वर्जित विषय था। वह सम्राट मनीसील को इतना कुछ बताने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार थी क्योंकि उसे उस पर दया आती थी, क्योंकि वह भी उसके जैसी ही इच्छाएं रखता था, क्योंकि वह अपने शिष्य को पुनर्जीवित करना चाहता था। अभी अभी मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद तुमने एक युवक का अपहरण किया है, सम्राट मनीसील ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वह युवक तुम्हारे बड़े भाई का उत्तराधिकारी है, मैनीसील? पैरागॉन ने सम्राट मैनीसील को कड़ी नजर से देखा। मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम कनिष्ठों के मामलों में न पड़ो। मुझे पता है, बिल्कुल। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो पैरागॉन, तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। सम्राट मनीसील मुस्कुराए और एक अजीब सी जेड सील निकाली जो काले और सफेद रंगों का मिश्रण थी। इस दाव सील को उस नौजवान के लिए मेरी तरफ से दिया गया तोहफा समझो। पैरागॉन ने उस पर नजर डाली। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने ताबीज स्वीकार करते हुए हाथ हिलाया। मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। गोलियों का आदर्श व्यक्ति मुड़ा और शालीनता से चला गया। सम्राट मनीसील ने पैरागॉन को दूर जाते देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तलवार के दाव का अधिपति। उसे गुजरे अनगिनत साल हो गए हैं। यह उसका पहला उत्तराधिकारी होना चाहिए। जब हेगेमोन का नाश हुआ तो उसने अपने चारों ओर कुछ प्रतिबंधात्मक मंत्र लगा दिए थे। बाहर से कोई भी कोई बदलाव नहीं देख सकता था, लेकिन जो लोग प्रतिबंधात्मक मंत्रों को देख पाते थे वे देख पाते थे कि उनके पीछे कितने खजाने छिपे हैं। बहुत समय पहले गोलियों की प्रतिमूर्ति कीमिया में अपनी महारत के कारण पहली बार प्रसिद्ध हुई थी, इसीलिए उसे सम्मानपूर्वक गोलियों की प्रतिमूर्ति की उपाधि दी गई थी। इस ब्रह्मांड में उसे सार्वजनिक रूप से नंबर 1 कीमियागर के रूप में सराहा जाता था और इस मामले में उससे आगे कोई नहीं पहुंच पाया था। प्रतिबंधात्मक मंत्रों के मामले में वह स्वाभाविक रूप से अपने बड़े भाई से कहीं बेहतर थी और इसलिए वह आसानी से इसे समझ लेती थी। जहाँ तक सम्राट मनीसील की बात है, वह मुहरों के ताव के निर्विवाद रूप से नंबर 1 गुरु थे। परिणामस्वरूप कम से कम प्रतिबंधात्मक मंत्रों पर महारत के मामले में वह मृत हेगेमोन से कुछ हद तक श्रेष्ठ थे। दोनों ही प्रतिबंधात्मक मंत्रों को भेदने और बचे हुए खजानों की संख्या नोट करने में सक्षम थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी खजानों को बलपूर्वक छीनने की हिम्मत नहीं की। अगर वे ऐसा करते तो उन पर पूरे प्राइम रीचेस की शक्ति का हमला होता, और प्राइम रीचेस ही वह जगह थी जहाँ पूरे ब्रह्मांड के प्रमुख सार तत्व स्थित थे। ये पूरे ब्रह्मांड का एक प्रहार होता, एक अथाह शक्ति का प्रहार। निम अब एक जायदाद की दुनिया में था। ये दुनिया सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की थी और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे पकड़कर इस जगह क्यों लाया गया? उस औरत ने, क्या उसने कोई दुर्भावना से काम किया था या उसके इरादे नेक थे? ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसे इस बात का जश्न मनाने का भी मौका नहीं मिला था कि वह हेगेमोन का मानद शिष्य बन गया था और उसके खजाने हासिल कर लिए थे। इसके बजाय उसे लगभग तुरंत ही इस नई शक्ति ने अगवा कर लिया था। क्या वाकई किसी ने उसके अंदरूनी इलाके में हमला करने की हिम्मत की? इसका मतलब तो यही था कि वह कम से कम शाश्वत सम्राट के स्तर की थी। जो होगा सो होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता है। निंग समझ गया कि जिस तरह इतनी बड़ी ताकत ने बिना किसी प्रतिरोध के उसका अपहरण कर लिया था, उसके पास उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। फुश, निंग को लगा जैसे वह एक जबरदस्त शक्ति के उभार से घिरा हुआ है। कुछ ही पलों बाद उसके आसपास की दुनिया बदल गई। मैं कहाँ हूँ? निंग ने आगे देखा। वह अंतहीन अंधेरे में था। इस क्षेत्र में बस एक अजीब सा 5 रंगों वाला अंतरिक्ष पुल था। इस 5 रंगों वाले अंतरिक्ष पुल के अलावा अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। निंग खुद पुल के ऊपर खड़ा था। उसके बगल में वह दुबली पतली काले कपड़ों वाली आकृति थी। हम आकियस क्षेत्र छोड़ चुके हैं।
जल्द ही हम ट्राइलीफ क्षेत्र पहुंच जाएंगे। काले वस्त्र पहने आकृति बोली, और उनके पैरों के नीचे 5 रंगों वाला अंतरिक्ष पुल अविश्वसनीय गति से अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। वे हर पल अनगिनत खरबों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। वे राजकुमार ग्रेटजॉय की टेलीपोर्टिंग क्षमता से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। आकियस क्षेत्र छोड़ दिया, निंग हक्का बक्का रह गया। क्या वे अभी जेनेसिस लैंड्स में नहीं थे? उसने लगभग 10,000 साल आकियस क्षेत्र से होते हुए जेनेसिस लैंड्स तक की यात्रा में बिताए थे। आखिर अचानक एक पल में उसे कैसे छोड़ दिया? उसे लगा जैसे चाय की केतली उबालने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिला। इतनी तेजी तो बेतुकी थी। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये ट्राइलीफ दायरा वास्तव में क्या है? निंग ने पूछा। मेरा स्थान, गोलियों के आदर्श ने शांत उत्तर दिया। पुस्तक 28, अध्याय 39, आधे महीने का ऋण। 5 रंगों वाला अंतरिक्ष सेतु दूर तक फैला हुआ था, अंतरिक्ष और काल दोनों की सीमाओं को आसानी से पार करता हुआ। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक विशाल और सुंदर दुनिया प्रकट हुई जो किसी अमर निवास जैसी लग रही थी। ये जगह ट्राइलीफ क्षेत्र है। बहुत पहले मैंने कड़वे अंधेरे सागर के भीतर एक जगह चुनी थी और उसके भीतर एक दुनिया बसाई थी। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ, गोलियों के आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। ट्राइलीफ क्षेत्र एक बहुत ही छिपी हुई जगह है। आपने शायद आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। भविष्य में आप जब चाहें वहां जा सकते हैं। जी निंग थोड़ा शांत हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये रहस्यमयी महाशक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। वरिष्ठ, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दांवमज में सफल हो पाओगे और साहसिक कार्य करने के बजाय यहाँ बैठे बैठे अनंत काल प्राप्त कर पाओगे? पैरागॉन ने निंग की तरफ देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ खास कारणों से यहाँ लाया हूँ। एक बार मेरा काम पूरा हो जाने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें अपने रास्ते जाने दूंगा। भविष्य में तुम यहाँ बेरोक टोक आ जा सकोगे। हालांकि बाहरी लोगों के लिए मेरे त्रिपत्ति क्षेत्र में प्रवेश करना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए चीजें अलग हैं। तुम मेरे पुराने मित्र के शिष्य हो और इस प्रकार तुम मेरे वंश में कनिष्ठों में से एक माने जा सकते हो। जी निंग ने कहा। शुक्रिया सीनियर। तभी निंग इस त्रिपत्ति क्षेत्र का निरीक्षण करने के मूड में आया। बाहर से यह एक विशाल दुनिया जैसा लग रहा था जो खिले हुए पत्तों की तिकड़ी पर टिका हुआ था। ये दुनिया इतनी विशाल थी कि निंग ने अब तक जितने भी भूभाग देखे थे उनसे अनगिनत गुना बड़ी थी। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम ट्राइलीफ क्षेत्र क्यों रखा गया है? गोलियों के आदर्श ने अचानक पूछा। क्या यह उन 3 विशाल पत्तों की वजह से है जो इस दुनिया को थामे हुए हैं? क्या इसीलिए इसका नाम त्रिपत्ति क्षेत्र रखा गया है? निंग ने अंदाजा लगाया। पैरागॉन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। स्वूश! पैरागॉन ने निंग को नीचे की ओर उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया, जो उनके नीचे की खूबसूरत परिलोक की दुनिया में थी। आकियस क्षेत्र, जेनेसिस लैंड्स। बाहरी पहुंच। अचानक एक गुप्त क्षेत्र से आग की एक लपट निकली। सू यूजी ने अपने हमेशा की तरह लाल रंग के ज्वलंत वस्त्र पहने हुए थे और उनका पूरा शरीर किसी पक्षी के आकार की लपटों से नहा रहा था। मुझे अब मास्टर की आभा का एहसास नहीं हो रहा। मैं उनकी आभा का एहसास क्यों नहीं कर पा रही? मुझे तो अभी कुछ देर पहले ही पता चला था कि वे भीतरी क्षेत्र में थे। सू यूजी ने भीतरी क्षेत्र की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी भरी बेचैनी थी। जिस क्षण पैरागॉन ने निंग को अपनी ओर खींचा, सू यूजी निंग की स्थिति का एहसास करने की क्षमता खो चुकी थी। निंग ने उसे एक संदेश ताबीज दिया था और उसने भी उसे अपना एक ताबीज दिया था। सैद्धांतिक रूप से दोनों लगातार यह महसूस कर पाएंगे कि एक दूसरे की जगह कहाँ है और जब चाहे मिल सकते हैं। मैंने अचानक उससे सारा संपर्क क्यों खो दिया है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सू यूजी बेहद बेचैन हो गई। इस बेचैनी ने दरअसल उसे उस गुप्त क्षेत्र में साहसिक यात्रा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था जहां वह थी, और उस क्षेत्र के खजाने को हासिल करने के अपने मौके भी गंवा दिए थे। सू यूजी एक प्रकाश की रेखा में परिवर्तित हो गई और बार बार आगे की ओर टेलीपोर्ट होकर तीव्र गति से भीतरी क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद अग्नि सूर्य साधकों का एक समूह प्राइमजन श्रृंखला के बाहरी छोर पर एकत्रित था और जल देव अग्नि सूर्य उनके साथ था, साथ ही दाववादी अग्नि सूर्य। सू यूजी तुरंत उतरा, फिर उसे सम्मानपूर्वक पुकारा। फ्लिमफेई। उसे देखकर फायसज तुरंत खड़ा हो गया और उत्सुकता से पूछा, फ्लिमफेई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव देखकर लगता है। आखिर हुआ क्या है? ये मेरे गुरु हैं। सू यूजी ने चिंतित होकर कहा, मुझे लग रहा है कि गुरु गायब हो गए हैं। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। क्या तुमने मेरे गुरु को देखा है? साथ ही दाववादी अग्निसर्ज। फायसज ने सिर हिलाया। जब से डार्क नॉर्थ भीतरी इलाकों में आया है मैंने उसे नहीं देखा। क्या तुमने अभी कहा कि अचानक तुम्हारा उससे संपर्क टूट गया? ठीक है। सू यूजी ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसका संदेश तावीज अभी भी मेरे पास है और बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं है। यदि निंग की मृत्यु हो गई होती तो संदेश तावीज को इसका आभास हो जाना चाहिए था और फिर वह टूटकर बिखर जाना चाहिए था। तो ताबीज क्षतिग्रस्त नहीं है ना? फायसज ने पूछा। ऐसा नहीं हुआ। सू यूजी ने सिर हिलाया। आंतरिक पहुंच की दुनिया कई तरह के खतरों से भरी है, फायसज ने कहा। आखिरकार यही वह जगह है जहां इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ये बहुत संभव है कि डार्क नॉर्थ खुद को किसी ऐसी जगह फंसा हुआ पा रहा हो जहां बाहर कोई भी उससे संपर्क नहीं कर सकता। ये बहुत संभव है कि आपका स्वामी अभी भी जीवित हो, लेकिन निश्चित रूप से अगर वह सभी संपर्क तोड़ सकता है तो इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से एक असाधारण स्थान है।
ये भी संभव है कि आपका स्वामी सू यूजी का दिल कांप उठा। यही तो वो डर था जिसका उसे डर था। जी निंग कई सालों से भीतरी इलाकों में थी और इस पूरे समय उसे उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहा था। हार्टलॉर्ड सोलवेंट और उसके अनुचर कैओस इमोर्टल स्वेलोबैक के लिए भी यही सच था। अब राजकुमार ग्रेटजॉय भी भीतरी इलाकों में जा चुके थे और उनकी अनुचर विश्व देवी स्काईवुल्फ उनकी मौजूदगी का एहसास कर पा रही थी। लेकिन अब अचानक उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जी निंग कहाँ है। जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, थोड़ा और इंतजार करो। मैंने सुना है कि विश्व स्तरीय साधक आमतौर पर अंदरूनी इलाकों में ज्यादा समय नहीं बिताते, फायरसेज ने कहा। बस कुछ हजार साल और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वह बाहर आता है या नहीं। ठीक है, सू यूजी ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। धन्यवाद, साथी दाववादी अग्निसर्ज। सू यूजी ने तुरंत एक शांत कोना चुना और कमल मुद्रा में बैठ गईं। उनका मन अब बेचैन था और वे आगे साहसिक कार्य करने के मूड में नहीं थीं। फिर भी बाहरी इलाकों में अपने पिछले साहसिक कार्यों के दौरान उन्होंने पहले ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। गुरु, आपको जीना ही होगा। निंग के प्रति सू यूजी की भावनाएं बहुत जटिल थीं। निंग बेहद शक्तिशाली था और उसने कई मौकों पर उसे बचाया भी था। वह उसके लिए प्यार और प्रशंसा की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन वह ये भी महसूस कर सकती थी कि उसके दिल में कोई और भी है। नतीजतन सू यूजी हमेशा झिझकती रहती थी और उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहती थी। कटु अंधकार के सागर की गहराई में त्रिपर्णी क्षेत्र स्थित था। एक प्राचीन काली सी इमारत के सामने कुछ लहरें उठीं। उन लहरों से दो आकृतियां उभरीं, पैरागॉन ऑफ पिल्स और जी निंग। यह मेरी संपत्ति है, गोलियों का आदर्श शांत स्वर में बोला जब वह आगे बढ़ी। जी निंग उसके पीछे पीछे आया। उत्सुकतावश उसने पूछा, वरिष्ठ, मुझे इस इलाके में कोई और साधक क्यों नहीं दिख रहा? वहां तो कोई दरबान भी नहीं था। यह वाकई बहुत अजीब था। मुझे शांति और एकांत पसंद है। मुझे दूसरों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है, पैरागॉन ने शांत भाव से कहा। ओह, निंग ने सिर हिलाया। अगर त्रिपर्णी क्षेत्र की कोई भी अन्य प्रमुख शक्ति ये देखती कि कैसे उनका उच्च पालौकिक नेता गोलियों का आदर्श एक साधारण विश्व स्तरीय साधक के साथ सहजता से बातचीत कर रहा है, तो वे निश्चित रूप से ये देखकर स्तब्ध रह जाते। गोलियों का आदर्श अपनी उदासीनता के लिए प्रसिद्ध था। वह आमतौर पर अधिकांश शाश्वत सम्राटों पर ध्यान भी नहीं देती थी। सम्राट मनीसील से उसकी थोड़ी बातचीत इसलिए हुई क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था और साथ ही अपने प्रिय शिष्य को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था। यही कारण था कि गोलियों का आदर्श उसके साथ अलग व्यवहार करता था। फुश फुश फुश। उनके सामने एक विशाल गोलियां रखने का बर्तन था। गोलियां रखने के बर्तन के बगल में 100 किलोमीटर लंबी एक विशाल झील थी और झील के ऊपर एक झरना था जो नीचे की ओर गरजता हुआ गिर रहा था। क्या वो? निंग ने आश्चर्य से झीलों को देखा। क्या ये सब अराजकता अमृत है? 100 किलोमीटर लंबी झील जो पूरी तरह से अराजकता अमृत से बनी थी। निंग तो हैरान रह गया। कितना अराजकता अमृत था उसमें? क्या तुम कीमिया समझते हो? गोलियों के आदर्श ने निंग की ओर देखा। मुझे नहीं लगता। निंग ने अपना सिर हिलाया। अगर आपने ऐसा किया होता तो आप समझ जाते। गोलियों के निर्माण के लिए कैओस अमृत बेहद जरूरी है और यही कैओस अमृत हमारी गोलियों को उनके विभिन्न जादुई गुण प्रदान करता है। कैओस अमृत स्वयं जीवन को जन्म दे सकता है। वास्तव में ये सभी चीजों को जन्म दे सकता है। ये कीमिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, पैरागॉन ने कहा। हर बेहद कीमती गोली के निर्माण में बहुत ज्यादा मात्रा में कैओस अमृत का इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैंने अभी इसकी एक पूरी झील यहाँ बना दी है। इससे मुझे अपनी कीमिया में जितना चाहिए उतना निकालने में आसानी होती है। निंग मन ही मन अवाक रह गया। हालांकि दिवंगत हेगेमोन ने अपने मानद शिष्यों के लिए 50 मिलियन क्यूब कैओस अमृत तैयार किया था, लेकिन वह राशि इस 100 किलोमीटर लंबी झील में मौजूद कैओस अमृत की मात्रा के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी। गोलियों की प्रतिमूर्ति आगे बढ़ती रही। वे जल्दी ही विशाल गोलियों के बर्तन के सामने एक पत्थर के मंच पर पहुंच गए, जहां वह कमल मुद्रा में बैठ गई और निंग की ओर देखने लगी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, गोलियों के आदर्श ने कहा। कृपया बताइए, सीनियर। निंग ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम्हें हेगेमोन से विरासत मिली है। हेगेमोन का कवच तुम्हारे पास होना चाहिए, पैरागॉन ने कहा। निंग को गहरा सदमा लगा। उसे ये भी पता था। हाँ। निंग ने उसके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत सिर हिला दिया। वह कवच। पैरागॉन एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, इसे मुझे 1 महीने के लिए उधार दे दो। कर्ज? निंग मन ही मन अवाक रह गया। अगर वह उससे लेना चाहती तो वह कुछ नहीं कर सकता था। निंग ने चाहा और उसके शरीर से एक प्रकाश की किरण निकली और उसके हाथों में समाकर एक प्राचीन अलंकृत कवच का रूप ले लिया। इस कवच की आभा किसी अथाह खाई जितनी गहरी और गहन थी, मानो निंग की हथेलियों में एक विशाल पर्वत समाया हो। जब गोलियों के आदर्श ने निंग की हथेलियों में उस प्राचीन कवच को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वरिष्ठ, निंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे कवच का प्राचीन सूट उसकी ओर उड़ गया। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने धीरे से कवच स्वीकार किया और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसने उसे अपने हाथों से धीरे से सहलाया। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही थीं। उसने मन ही मन धीरे से कुछ बुदबुदाया, लेकिन निंग उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब हेगेमोन ने यह विरासत तुम्हें सौंपी थी तब क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? क्या उसने किसी का जिक्र किया था? गोलियों के आदर्श ने धीरे से पूछा। हेगेमोन ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस एक ही बात कही। निंग ने इसे जरा भी छिपाने की कोशिश नहीं की।
उसने कहा, मेरे शिष्य, अगर भविष्य में तुम दाऊमज में सफल हो जाओ और अनंत काल प्राप्त करो तो मेरी यही कामना है कि तुम उस अनुग्रह का बदला चुकाओ जो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। गोलियों के आदर्श को निंग को अभी भी पता नहीं था कि यह काले वस्त्र वाली महिला गोलियों की प्रतिमूर्ति थी। पैरागॉन का दिल कांप उठा। उसके चेहरे से अचानक 2 क्रिस्टल जैसे आंसू टपक पड़े। वे कवच पर गिरे और फिर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि उसके चारों ओर छाए कोहरे ने निंग के लिए ये सब देखना बिल्कुल भी असंभव बना दिया था। पुस्तक 28 अध्याय 40 7 लीफ पल अध्याय। गोलियों का आदर्श कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं ये कवच आधे महीने के लिए उधार ले रही हूँ, लेकिन मैं इसकी कीमत चुका दूंगी। मैं तुम्हारी एक मांग मान सकती हूँ, बशर्ते वह बहुत ज्यादा न हो। सोच लो, अगर तुम चौथे चरण के डाउलॉर्ड जितना शक्तिशाली गोलेम भी मांग लो तो मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। एक बार जब तुम तय कर लो तो मुझे बस अपनी इच्छा बता दो। जी निंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कवच उधार देने पर इतना ज्यादा ब्याज भी तो मिलता है। सीनियर, आप इसे 9-10 साल के लिए क्यों नहीं उधार ले लेते? पर जाहिर है उसने यह बात जोर से नहीं कही। मुझसे ऐसा अनुरोध करने का तुम्हें केवल एक ही अवसर मिलेगा। सोच समझकर चुनाव करो, पैरागॉन ने कहा। ठीक है। निंग ने सोच में डूबकर सिर हिलाया। उसे क्या मांगना चाहिए? खजाना। लेकिन उसके पास तो हेगेमॉन का कवच, अराजकता अमृत के 50 लाख खन और हेगेमॉन की दाव मुहरे पहले से ही थी, और खजाना मांगने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही चीज मायने रखती थी जो उसके भविष्य के विकास पर गहरा असर डालती। वरिष्ठ। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने पास में रखे विशाल हंडे को देखा। इस विशाल हंडे और अराजकता अमृत की इस विशाल, विशेष रूप से निर्मित झील को देखते हुए मुझे लगता है कि आप रसायन विद्या में अत्यधिक कुशल हैं, है ना? ठीक है, पैरागॉन ने सिर हिलाया। कीमिया के मामले में इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। गोलेम बनाने की कला में भी मैं निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शुमार होऊंगा। निंग ये सुनकर बुरी तरह चौंक गया। क्या जबरदस्त दावा किया है। सिर्फ वही व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखता हो ये दावा करने की हिम्मत कर सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वरिष्ठ, अगर आप कीमिया में कुशल हैं। निंग ने सिर हिलाया। क्या आप मुझे कुछ कीमिया तकनीकें सिखा सकते हैं? रसायन विद्या की तकनीकें? पैरागॉन ने निंग की ओर देखा। रसायन विद्या की दुनिया में ऐसी तकनीकों को आमतौर पर गुप्त माना जाता है और बाहरी लोगों को कभी नहीं सिखाया जाता। क्या तुम रसायन विद्या सीखना चाहते हो? निंग ने अपना सिर हिलाया, अपनी दाव बिजली और दाव जल को अपने शरीर से बाहर निकलने की इच्छा से। कृपया इन्हें देखें, सीनियर। इस जूनियर ने एक खास गुप्त कला सीखी है जिससे दाव बिजली अद्भुत ढंग से आपस में जुड़ सकती है, लगभग एक नई गोली के निर्माण की तरह। जब इसमें महारत हासिल हो जाएगी तो मैं 9 प्रकार की दाव बिजली को अपने नोवेसेंस थंडर में पूरी तरह से मिला पाऊंगा। यह इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगी कि मैं इससे चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स को भी मार गिराऊंगा। हालांकि वास्तव में इस गुप्त कला का प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से कठिन है और कीमिया की कला की मेरी समझ बहुत कम है। इस गुप्त कला के लिए दिव्य बिजली को सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना। जिस व्यक्ति ने इस गुप्त कला का निर्माण किया है उसे कीमिया की असली कला में बुनियादी स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। गोलियों के आदर्श ने सिर हिलाया। निंग अवाक रह गई। डाउलॉर्ड ऑलगॉट को तो कीमिया की बुनियादी समझ ही थी, और डरावनी बात ये थी कि इस महिला की तुलना में जो खुद को इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्रतिभाशाली कीमियागर बताती थी, डाउलॉर्ड ऑलगॉट को शायद कीमिया की बुनियादी समझ ही थी। मैं अपनी कीमिया तकनीकें लगभग कभी दूसरों को नहीं सिखाती। गोलियों की प्रतिमूर्ति क्षण भर के लिए हिचकिचाई। उसने एक बार फिर अपनी गोद में रखे कवच पर अपनी उंगलियां हल्के से फेरी, फिर बोली, और आज तक मैंने इसे केवल अपने 3 शिष्यों को ही सिखाया है। आज तुम मेरी कीमिया तकनीकें सीखने वाले चौथे शिष्य होगे। याद रखो, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सिखाना है। जो कोई भी इस तकनीक का थोड़ा सा भी प्रशिक्षण लेगा वह कीमिया में निपुण हो जाएगा, और कम से कम उस व्यक्ति जितना ही कुशल होगा जिसने तुम्हारी इस गुप्त कला को बनाया है। अगर तुम मेरी तकनीक पर थोड़ा समय और प्रयास लगाओ तो तुम उसे आसानी से मात दे सकोगे। निंग एक बार फिर अवाक रह गया। क्या आप कीमिया के दाव में डाउलॉर्ड ऑलगॉट से आगे निकल सकते हैं? इसे याद रखना। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने हाथ हिलाया। तुरंत एक गहरे हरे रंग का रून जिसका आकार लगभग बांस के पत्ते जैसा था उसके अंदर से उड़कर निंग की ओर आया। जैसे ही उसने निंग को छुआ वह तुरंत निंग की यादों में अपनी जगह बनाने लगा। काफी समय बाद आखिरकार यह प्रक्रिया पूरी हुई। सब कुछ याद हो गया। निंग के मन में अब एक नई तकनीक मौजूद थी। इसका नाम था 7 लीफ पल अध्याय, और जब निंग ने इसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो। शुद्धतम सत्य और महानतम दाव का वर्णन बहुत सरलता से किया जा सकता था। इस तकनीक को एक बार पढ़ने मात्र से ही निंग की कीमिया के दाव के बारे में समझ आसमान छूने लगी। संभवतः अब वह कीमिया में विश्वदेव पिलसेंट के बराबर हो चुका था। इसका मुख्य कारण ये था कि 7 लीफ पल अध्याय अविश्वसनीय थे, लेकिन निश्चित रूप से यह इसलिए भी था क्योंकि निंग स्वयं अपने दास में समझ के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन निंग गोलियों के उस आदर्श को घूर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस जूनियर को बस कुछ गोलियां बनाने की तकनीकें चाहिए थीं। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करो, पैरागॉन ने निर्देश दिया। अगर तुम चाहो तो अपने खाली समय में कीमियागिरी की ट्रेनिंग ले सकते हो। इससे तुम्हें तलवारबाजी में भी प्रेरणा मिल सकती है। समझ गया।
निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। 7 लीफपल अध्याय एक अत्यंत संपूर्ण और उत्तम कीमिया प्रणाली का निर्माण करते थे। इसमें अनगिनत अद्भुत वस्तुओं के बारे में विस्तृत व्याख्याएं शामिल थीं। साथ ही कई अलग अलग तरीके भी थे जिनसे कोई कीमिया औषधियां बना सकता था। छद्म संसार गोली जैसी गोलियां वास्तव में काफी सामान्य निम्न स्तरीय गोलियां मानी जाती थीं। निंग अपनी नोविसिस थंडर तकनीक के लिए जिन प्रकार की गोली बनाने की तकनीकों की तलाश में थे वे 7 लीफपल अध्याय में मौजूद तकनीकों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थीं। गोलियों के आदर्श ने आगे कहा, अब जब तुमने मेरी तकनीकों को स्वीकार कर लिया है, भविष्य में अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलें जो कीमिया में बेहद कुशल हों तो तुम चाहो तो मेरी ओर से 7 लीफपल अध्यायों का पहला अध्याय उन्हें दे सकते हो। अगर वे पहले अध्याय में पूरी तरह पारंगत हो जाते हैं तो तुम दूसरा अध्याय दे सकते हो। अगर वह व्यक्ति पहले तीनों अध्यायों में पारंगत हो जाए तो उसे यहाँ मेरे पास भेज देना। याद रखना, जब तुम मुझे भविष्य के शिष्य चुनने में मदद करोगे तो तुम्हें उन्हें केवल पहले 3 अध्याय ही पढ़ाने की अनुमति होगी। हालांकि पहले 3 अध्याय गहन और गूढ़ हैं, लेकिन वे बाकी 4 जितने मूल्यवान नहीं हैं। मुझे किसी भी संभावित शिष्य से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा और वही तय करेगा कि मैं उन्हें वे अध्याय पढ़ाऊंगा या नहीं। समझ गया, निंग ने आदरपूर्वक कहा। इस जूनियर ने तो पहले ही इसकी कसम खा ली है। गोलियों की प्रतिमूर्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मृतक हेगेमोन से अपने संबंध के कारण वह निंग के साथ किसी और से अलग व्यवहार करती थी। वह निंग को जीवन भर की कोई शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसने उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। निंग जानता था कि सही तरीका क्या है। यह वाकई एक चौंकाने वाली, जमीन हिला देने वाली तकनीक थी। अगर किसी दिन उसका सामना किसी ऐसे शक्तिशाली दुश्मन से हो जो उसे जबरदस्ती आत्मशोधन कर सके और ये तकनीक चुरा सके तो निंग ने उसके साथ सचमुच गलत किया होगा। लेकिन जाहिर है निंग ये भी मानता था कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे आत्मशोधन कर पाएंगे, खासकर जब वह अनंत प्रदेशों में वापस लौटकर जल्दी ही एक दावलॉर्ड बन जाएगा। तब तक वह अभी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये दाव मुहर ले लो। यह मुहर तुम्हें सम्राट मनीसील ने उपहार में दी है। गोलियों के आदर्श ने जैड से बनी एक काली सफेद मुहर उसकी ओर उछाल दी। निंग ने चौंककर उसे स्वीकार कर लिया। सम्राट मनीसील ने तुम्हें इसे मुझे देने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। निंग इतना चौंका कि वह उसे आदरपूर्वक वरिष्ठ कहना ही भूल गया। वह तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे जानता है, गोलियों के आदर्श ने शांति से कहा। ये दाव मुहर बहुत कीमती है। यह मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हें ये दाव मुहर देकर उसने मेरे साथ अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं। निंग और भी उलझन में पड़ गया। अगर उसे तुम्हारे साथ अच्छे कर्मों का बीज बोना था तो उसने मुझे दाव सील क्यों दी? आखिर उसके और इस रहस्यमयी कीमियागर के बीच क्या संबंध था? फिर भी अगर यह औरत भी इस दाव सील को काफी कीमती कहती है तो इसका मतलब है कि यह वाकई असाधारण ही होगी। पैरागॉन ने कहा, एक बार जब आप अपनी इंद्रियों को इस दाव सील में भेज देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ओह, ये निंग ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। क्या ही भयानक दाव सील थी। इस दाव सील को जीवन रक्त दाव सील नाम दिया गया था। बस इसके अंदर खून की एक बूंद जमा करनी होती थी, फिर उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देना होता था। एक बार जब आप मर जाते तो दाव सील और उसमें मौजूद खून की बूंद से आपका तुरंत पुनर्जन्म हो जाता, चाहे आप कितनी भी दूर मरे हों। यह एक अतिरिक्त जीवन के बराबर था। अभी निंग के पास उसके असली शरीर के कई क्लोन थे, ये सच है, लेकिन एक बार जब वह दावलॉर्ड बन गया तो उसके असली शरीर के सभी क्लोनों को एक साथ विलीन होना पड़ेगा। तब तक उसके पास केवल उसका असली शरीर और उसका प्राइमल ट्विन ही बचेगा। अगर उसके बाद उसका असली शरीर मर गया तो वह सचमुच मर चुका होगा। उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये दाव सील एक दावलॉर्ड के लिए दूसरे जीवन का प्रतीक थी। अगर आप मर जाते तो तुरंत वापस जिंदा हो सकते थे। हालांकि इस दाव सील में छिपी अकल्पनीय शक्ति एक बार इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। ये दाव सील वाकई अविश्वसनीय है। ये वास्तव में एक दावलॉर्ड को दूसरा जीवन दे सकती है। निंग आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे यह एहसास नहीं था कि यह सम्राट मनीसील द्वारा बनाए गए शुरुआती प्रोटोटाइपों में से एक था। सम्राट मनीसील के पास स्वयं जीवनदायिनी दाव सीलें थीं जो शाश्वत सम्राटों को भी जीवन का दूसरा मौका दे सकती थीं। हालांकि वे दाव सीलें अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थीं। सम्राट मनीसील उन्हें यूं ही उपहार के रूप में नहीं दे सकते थे। इस बार वह बस निंग को एक उपहार देना चाहता था और इस तरह गोलियों के आदर्श से दोस्ती करना चाहता था। भविष्य में अगर उसे उससे मदद मांगनी पड़ी तो उसके लिए ये थोड़ा आसान होगा। ये समझना जरूरी है कि गोलियों की प्रतिमूर्ति ने सचमुच स्पेस टाइम को उलटने की बारीकियों को सीखने में जबरदस्त मेहनत की थी। इस लिहाज से वह वाकई सबसे कुशल विशेषज्ञों में से एक थी। फुफ, अचानक एक सुनहरे वस्त्र पहने आकृति उनकी ओर उड़ी। गुरुजी, सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने आदरपूर्वक पुकारा। यह मेरा अनुचर है। पैरागॉन ने निंग की ओर देखा, फिर निर्देश दिया, यूहोंग, डार्कनॉर्थ को उसके लिए एक घर ढूंढने में मदद करो और तुम हम दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना। समझ गया, सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा। डार्कनॉर्थ, पैरागॉन ने निंग की ओर देखा। त्रिपत्ति क्षेत्र में कुल 5 शाश्वत सम्राट हैं और वे सभी 5 मेरे अनुचर हैं। इस क्षेत्र की खोज में कुछ समय बिताओ। मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारे लिए कुछ लाभदायक होगा। जब तुम जाना चाहो तो बस यूहोंग को बता देना, वह तुम्हें यहाँ से ले जाएगा।
जहाँ तक कवच की बात है, मैं उसे आधे महीने के भीतर तुम्हें लौटा दूंगा। समझ गया, निंग ने कहा, लेकिन वह मन ही मन स्तब्ध रह गया। 5 शाश्वत सम्राट अनुचर। ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेगेमॉन के अधीन भी कुछ ही शाश्वत सम्राट थे, है ना? क्या उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति सर्वशक्तिमान हेगेमॉन के समान ही शक्ति का था?